एंड अलोंग विद विकल्प संगम हम लोग ये वेबिनार सीरीज कर रहे हैं मेंट फॉर नेचर गाइड्स। एंड नॉर्मली जितने वेबिनार्स होते हैं दे हैपन इन इंग्लिश। हमारा कोशिश है कि हम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में करें लोगों के लिए। एंड आज का जो वेबिनार है ये बेसिकली दत्ता प्रसाद सावंत is doing this webinar on damselfly and dragonflies, and thanks Datta for agreeing. दत्ता पुराने दोस्त हैं मेरे, एंड एक्चुअली इवन दो ही इज डॉक्टर दत्ता प्रसाद सावंत, वो डॉक्टर डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्टर हैं बिकॉज ही इज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। पर उनको ओडोनेट स्विचेस, डैमसल फ्लाइज और ड्रैगन फ्लाइज में काफ़ी टाइम से इंटरेस्ट है। एंड ही हैज़, इवन आई वाजंट अवेयर, ही हैज़ ऑथर्ड मोर देन 15 peer reviewed papers। एंड लगभग 11 नए स्पीशीज डिस्क्राइब किए हैं, ड्रैगन फ्लाइज और डैमसल फ्लाइज, वेस्टर्न घाट से भी और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से भी। एंड हमारे जो बायो एटलस इंडिया के प्लेटफॉर्म्स जो हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक प्लेटफॉर्म्स, ओडोनेट्स ऑफ इंडिया के वो एडिटर हैं। बटरफ्लाइज ऑफ इंडिया पे भी ही इज़ मेंबर ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। एंड सिटीजन साइंस पे काफ़ी उन्होंने काम किया है। एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम डॉक्टरी तो करते हैं, मेडिसिन तो प्रैक्टिस करते ही हैं, बट बायोडाइवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन, स्पेसिफिक फोकस ओडोनेट्स विच इज डैमसल फ्लाइज और ड्रैगन फ्लाइज पे उनका बहुत अच्छा काम है। तो थैंक यू दत्ता फॉर एग्रीइंग फॉर डूइंग दिस फॉर अस। एंड ये जो वेबिनार है ये एक्चुअली हम रिकॉर्ड भी करेंगे, और जैसे हमने बाकी सीरीज भी किया है ये ऑनलाइन रिसोर्स अवेलेबल रहेगा लोगों के लिए, तो आप बाद में भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स एंड ओवर टू यू दत्ता। थैंक यू सो मच संजय सर, आंचल मैम। या मैं कैसे एग्री नहीं करता, क्योंकि ओडोनिट्स तो मेरा बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट है। तो जब आपने बोला कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप मुझे लाना चाहते हो, डेफिनेटली कि मैं करूंगा ही करूंगा। तो शुरुआत करना है संजय सर। ओवर टू यू। यस। ओके, ग्रेट, ओके, चलो। I'll just hide my video camera so that it won't be distracted. स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, स्लाइड्स बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ कुछ स्लाइड्स बस फोटोज है, तो फिर डरने की बात नहीं। सिंपल चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि हार्डकोर टैक्सोनॉमी में ही घुसना है, बट पहले जानेंगे कि ओडोनिट्स क्या होता है। बाकी बाकी बहुत सारी चीजें हैं, जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो देखेंगे, और हो सके उतना ट्राई करेंगे कि ये इंटरैक्टिव कैसे हो। आ ओडोनिट्स ये नाम किस किस ने सुना है? जिसने भी सुना है प्लीज चैट सॉरी बॉक्स में यस टाइप कीजिए। दत्ता, सॉरी टू इंटरप्ट। यस, श्योर। अगर लोग के हाँ, पास क्वेश्चंस हैं वो चैट हाँ, बॉक्स में डालते जाएं, एंड एट द हाँ, एंड ऑफ योर सेशन हम वो क्वेश्चंस को फिर रेज करेंगे। पर जैसे डेफिनेटली। क्वेश्चंस आए आप चैट बॉक्स में डालते जाइए। थैंक यू। ओके, ओके। तो कोई भी क्वेश्चन बीच में आएगा, यू कैन ऑलवेज राइट इन द चैट बॉक्स। हाँ। तो किस किस को ओडोनेट्स ये नाम पता है? तो जिसको पता है ये यस बोले, जिसको ना पता हो बस ना बोलते जाए, क्योंकि हमें ये भी पता चले कि ड्रैगन फ्लाइज, डैमसल फ्लाइज तो सबको पता होता है, लेकिन ओडोनेट्स करके जो चीज होती है वो किसको पता है और किसको पता नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का अपना टॉपिक है हिमालयी ओडोनिट्स का परिचय, एन इंट्रोडक्शन टू हिमालयन ओडोनिट्स। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज सबसे पहले हम सीखेंगे कि ओडोनिट्स का मतलब क्या है। सिंपल चीज है, ड्रैगन फ्लाई और डैमसल फ्लाई को कुल मिला के ओडोनिट्स बोलते हैं। फिर ड्रैगन फ्लाई और डैमसल फ्लाई में क्या फर्क है? तो उनका जो फर्क होता है वो बेसिकली उनका शरीर होता है, और बहुत सारी वैज्ञानिक संज्ञाएं भी होती है जो हम देखेंगे, बहुत सारी साइंटिफिक टर्म्स है। ओडोनिट्स की दुनिया भर में कितनी प्रजातियां हैं? 100 है, 1000 है, या 1 लाख है, या उससे भी ज्यादा है, वो भी देखेंगे। हम इन शिकारी कीटों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात, इनका संरक्षण करना है तो क्यों करना है, वो भी देखेंगे। और अगर इनका संरक्षण करना है तो बस उनके प्राकृतिक आवास को बचाना है, बाकी सब प्रकृति अपने आप देख लेगी। और ये ड्रैगन फ्लाइज, डैमसल फ्लाइज हम बोलते हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद है भी क्या? जी हाँ, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है।
और हमारा कई बीमारियों से वो रक्षण भी करते हैं। एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आई कैन गारंटी यू कि हाँ, सबसे बहुत अच्छा बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन ये ड्रैगन फ्लाइज डैमसेल फ्लाइज करते हैं। तो आज हम जाने वाले हैं एन इंट्रोडक्शन टू हिमालयन ओडोनेट्स। मैं डॉक्टर दत्ता प्रसाद सावंत फ्रॉम महाराष्ट्र विल बी टेकिंग दिस शॉर्ट वेबिनार ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ हिमालयन ओडोनेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओडोनेट्स क्या क्या आता है इसमें? इसमें सबको पता है ड्रैगन फ्लाइज आते हैं, डैमसेल फ्लाइज आते हैं, और एक तीसरी चीज भी आती है जो इन दोनों का मिश्रण होता है, जिसको बोलते हैं ड्रैगो डैमसेल फ्लाइज। क्या है देखेंगे अभी। इस फोटो को ना सब लोग आराम से देख लीजिए और अपने दिमाग में ये तस्वीर बिठा लीजिए। ये एक ड्रैगन फ्लाई का मुख है, हेड जिसको बोलते हैं। इसके नीचे थोड़ा सा जोकर जैसा आपको दिखेगा, येलो पार्ट, उसमें ब्लैक मार्किंग्स भी है, और उसके नीचे आपको नुकीले दांत भी दिखेंगे, दांत जैसा कुछ तो दिखेगा। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि यही है ओडोनेट्स का एक डरावना चेहरा। ये डरावना क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके लिए तो ओडोनेट ये नाम बहुत पुराना है। ओडोनेट ये नाम है 1873 का, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, लेकिन ये 1873 का नाम है, जहां पे योहान क्रिश्चियन फैब्रिकियस ने ग्रीक वर्ड ओडोन से ओडोनेटा शब्द बनाया, जिसका अर्थ होता है दांत। तो डेंटिस्ट्री, जहाँ पे दांत का डॉक्टर होता है, उसको भी बोलते हैं ओडोंटोलॉजी, और जहाँ पे ड्रैगन फ्लाई और डैमसेल फ्लाई का अभ्यास होता है, उसको बोलते हैं ओडोनेटोलॉजी। तो इन दोनों में बहुत थोड़ा सा ही फर्क है, क्योंकि ये दोनों दांत से जुड़े हुए होते हैं। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए, ओडोनेटा, ड्रैगन फ्लाइज, डैमसेल फ्लाइज आते हैं क्लास इंसेक्टा में। उनका डिवीजन होता है पैलियोप्टेरा में। पैलियोप्टेरा का मतलब जो ऐसे जीव जिनके पंख है और जो बहुत पुराने जमाने से इस दुनिया में है। ऑप्टेरा का मतलब होता है विंग्स, यानी कि पंख। फिर उनका सब ऑर्डर होता है ओडोनेप्टेरा, इसका मतलब जिसके दांत है और जिसके पंख है। ऑर्डर होती है ओडोनाटा, और ओडोनाटा में और फिर दो चीजें होती है, एपिप्रोक्टा और जाइगोप्टेरा। ये क्या है अभी देखेंगे। तो तीन टाइप होते हैं ओडोनेटा में, तीन सब ऑर्डर्स होती हैं। पहले तीन होती थी, अभी दो है। ड्रैगन फ्लाइज और ड्रैगो डैमसेल फ्लाइज को अभी इपिप्रोक्टा में एक साथ गिना गया है, और डैमसेल फ्लाइज को अलग गिना गया है। तो शुरुआत में देखते हैं ड्रैगन फ्लाइज, जिसको बोलते हैं अनाइसोप्टेरा। अनाइसोप्टेरा का मतलब होता है, दो शब्द है उसमें, एक होता है अनाइसो, दूसरा होता है ऑप्टेरा। ऑप्टेरा का मीनिंग होता है पंख, और अनाइसो का मतलब होता है कि जिसका आकार अलग अलग है। तो अलग अलग आकार के पंख जिसको होते हैं वो होता है ड्रैगन फ्लाई, और उसके बराबर उल्टा जिसके पंख समान आकार के होते हैं वो होता है डैमसेल फ्लाई। ये है सबसे बेसिक डिफरेंस ड्रैगन फ्लाई और डैमसेल फ्लाई का। और अगर हमें पता है कि हमने ड्रैगन फ्लाई बहुत देखे रहेंगे, अपने आसपास बहुत उड़ते हैं, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, नागालैंड में है, वेस्टर्न घाट्स में है, सब जगह है। तो उनका शरीर जो होता है वो पतला नहीं होता, वो मजबूत होता है। पंखों के आकार अलग होते हैं। ये कैसे? तो आगे वाला पंख जिसको बोलते हैं फोर विंग, और एक पीछे वाला पंख जिसको बोलते हैं हाइंड विंग, ये दोनों अलग अलग आकार के होते हैं। हाइंड विंग थोड़ा सा बड़ा होता है फोर विंग से। पंख जो होते हैं वो शरीर से लंबे होते हैं, बहुत लंबे पंख। इनकी जो आंखें हैं, दो आंखें होती है, वो आंखें मिली हुई होती है या फिर थोड़ी सी एक दूसरे से अलग होती है, ज्यादा नहीं। और ये आराम करते समय पंख फैला के बैठते हैं। जैसे अभी ये आप पिक्चर देख रहे हो, ये पिक्चर कंबोडिया से है। ये पिक्चर विंग का ही एक ड्रैगन फ्लाई है जो कंबोडिया का है, भारत में नहीं दिखता अभी तक। और इनकी जो उड़ान होती है वो बहुत मजबूत और तेज होती है, क्योंकि इनके पंख हैं बहुत बड़े, और शरीर से भी बड़े होते हैं और बहुत स्ट्रांग होते हैं। और इनका जो नर जननांग होता है, जिसको जेनेटिलिया बोलेंगे इंग्लिश में, वो एक ट्यूब की तरह, नली की तरह होता है। इसके Hi, I'm बराबर not उल्टा है। getting any visual of all this, what you're talking about. आपको ये वो स्लाइड नहीं दिख रही है? No, एक सेकंड। It's I've got one slide which has got a 404 on it. Apart yeah, from that, nothing. yeah, we are able to see it, and the 404 slide is what is up. Okay, cool. Is this slide visible, Yep. having three Yeah. different columns? Yes, If yes, somebody is yes. not seeing the slides, maybe they have some network issues. Maybe the network is very weak or something like that, because this presentation has, हमको सब दिख रहा है. We are yeah, seeing so many transitions. So quite possible that if low network, weak network is there, you might not have the real time transition. Okay. सो जाते हैं डैमसेल फ्लाइज की तरफ। ड्रैगन फ्लाइज से कंप्लीटली उल्टा डैमसेल फ्लाइज, इनको बोलते हैं जाइगोप्टेरा। इंग्लिश में, साइंटिफिक लैंग्वेज में, जाइगोप्टेरा। जाइगोस का मीनिंग होता है सेम टू सेम विंग्स, ऑप्टेरा का मतलब विंग। तो इनके जो फोर विंग और हाइंड विंग होता है, सेम एक ही आकार का होता है, एक जैसे आकार का होता है।
डैमसेल फ्लाइज ये अधिकांशतः पतले या नाजुक होते हैं। अगर हम ड्रैगन फ्लाइज से उनकी तुलना करें तो ड्रैगन फ्लाइज मोटे होते हैं और डैमसेल फ्लाइज एकदम नाजुक, बहुत एलिगेंट दिखते हैं। इनके जो पंख होते हैं वो ज्यादातर शरीर से छोटे होते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन बहुत सारे डैमसेल फ्लाइज के पंख ये शरीर से छोटे होते हैं। और ये छोटे पंखों की वजह से इनकी जो उड़ान है वो बहुत कमजोर होती है अगर कंपेयर करें ड्रैगन फ्लाइज से। और ये आराम करते समय ज्यादातर वक्त पंख बंद करके बैठती है। तो हम जब पंख बंद करने वाली ऐसी कीट देखेंगे तो वो डेफिनेटली डैमसेल फ्लाइज है, और जो पंख ओपन करके बैठने वाले ओडोनेट है वो ड्रैगन फ्लाइज है। इनकी उड़ान कमजोर होती है जैसे मैंने बोला, और इनका जो नर जननांग होता है जेनेटिलिया वो एक चम्मच की तरह या फिर स्पैटुला की तरह होता है। तीसरा जो है ड्रैगो डैमसेल फ्लाइज, मैंने पिक्चर डाला है 404 नॉट फाउंड बिकॉज यस इट इज वेरी रेयर, बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। अपने भारत में एक ही स्पीशीज है और वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड है। डब्ल्यूपीए एक्ट में शेड्यूल 1 प्रोटेक्शन है उसको। जैसे टाइगर का प्रोटेक्शन है, सेम टू सेम प्रोटेक्शन ये ड्रैगो डैमसेल फ्लाई को है। लेकिन हैरान करने वाली बात है, अभी तक इसके लाइव रिकॉर्ड्स ही बहुत कम है। अभी अपने पास सिर्फ एक फोटो है उसका, वो भी फीमेल का। बहुत लोगों को उसके लार्वा मिले हैं, लेकिन एडल्ट मेल या एडल्ट फीमेल बहुत कम लोगों ने देखा है, शायद 4-5 लोगों ने देखा रहेगा। पूरे दुनिया में इसके सिर्फ 4 प्रजाति हैं, उसमें से एक भारत में मिलती है। तो इनका जो शरीर होता है वो ड्रैगन फ्लाई जैसा मजबूत होता है, लेकिन इनके पंख जो होते हैं वो डैमसेल फ्लाई जैसे एक आकार के होते हैं, जो बेसिकली फोर विंग और हाइंड विंग दोनों एक आकार के, लेकिन शरीर ड्रैगन फ्लाई जैसा। इनके पंख शरीर से लंबे होते हैं, वो अगेन ड्रैगन फ्लाई का एक वैशिष्ट्य है। और दोनों आंखों के बीच में इनका अंतर बहुत कम होता है या कभी कभी नहीं होता। ये स्पीशीज टू स्पीशीज चेंज होता है। ये आराम करते समय अक्सर पंख खुल खोल के बैठते हैं और इनकी उड़ान कमजोर होती है। तो ड्रैगो डैमसेल फ्लाइज के जो वैशिष्ट्य हैं ये दोनों के हैं, जैसे ड्रैगन फ्लाइज के कुछ गुणधर्म इसमें है और डैमसेल फ्लाई के भी कुछ गुणधर्म इसमें है। तो ये है एक टिपिकल ड्रैगन फ्लाई जिसको ब्लू एम्परर बोलते हैं, एनाक्स इमैक्युलिफ्रॉन्स इसका साइंटिफिक नेम। तो इसके अगर हम पंख देखेंगे तो फोरविंग और हाइंडविंग में देखिए बहुत बहुत बड़ा फर्क है। तो फोरविंग जो आगे वाला है, आगे वाले फोरविंग का आकार छोटा है और पीछे वाला जो हाइंड विंग है उसका आकार बड़ा है। इसके लिए इनको बोलते हैं अनाइसोप्टेरा, पंख अलग अलग आकार के। फिर हम ये देखेंगे इसकी आंखें। आंखें देखो मिली हुई है, दोनों आंखों के बीच में कोई अंतर नहीं। एक सिर्फ लाइन दिख रही है हमें, ये जो नीली आंखों हैं इन दोनों के बीच में जो ये ब्लैक कलर की लाइन है वही। और ये होता है एक टिपिकल ड्रैगन फ्लाई। तो ड्रैगन फ्लाई की शारीरिक रचना ऐसे होती है, अभी आपको ये दिखा रहेगा कि इसके पंख थोड़े से बंद है, लेकिन असल में ये पंख फैल के ही बैठा है, लेकिन आधे ही फैल के बैठा है। तो ये ड्रैगन फ्लाई के 3 भाग हम लोग करते हैं। एक सबसे पहले होता है हेड, मतलब कि सिर। उसके बाद होता है थोरैक्स और उसके बाद होता है एब्डोमेन। सो एब्डोमेन के 10 सेगमेंट्स होते हैं, 1 से लेके 10 तक। इनके 4 पंख होते हैं और 6 पैर होते हैं। तो ये एक ड्रैगन फ्लाई बहुत ही कॉमन सब जगह दिखता है, सिर्फ शारीरिक रचना दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे डाला है। फिर जाते हैं डैमसेल फ्लाई की तरफ। अभी आप बोलेंगे कि ये आपने डैमसेल फ्लाई क्यों डाला, इसके तो पंख खुले हुए हैं। तो ये एक्सेप्शन है, इसके लिए डाला है। इसका आप आकार देखोगे तो बहुत ही पतला है। ड्रैगन फ्लाई मोटा होता है, डैमसेल फ्लाई छोटी होती है, पतली होती है। इसके पंख खोलने के गुणधर्म पे मत जाइए, इसके पंख देखिए, इसके पंख दोनों फोरविंग और हाइंड विंग दोनों समान आकार के हैं, इसके लिए ये डैमसेल फ्लाई है। अभी इसकी आंखें देखिए, आंखों के बीच में बहुत अंतर है। दोनों आंखें जो है वो टॉर्कोस कलर की है, दोनों के बीच में सिर का भाग है और बहुत बड़ा अंतर है। तो ये डैमसेल फ्लाई है, चाहे ये पंख खोल के बैठे या पंख बंद करके बैठे। तो ये है डार्क स्ट्राइप स्प्रेड विंग। 1924 में फ्रेजर ने इसको खोजा था, उसके बाद इसका रीडिस्कवरी हमने मुंबई से किया 2024 में। और 100 साल के बाद ये डैमसेल फ्लाई फिर से दिखी, पूरे इंडिया में अभी ये दिखती है। ये है टिपिकल डैमसेल फ्लाई, सेरियाकरियन क्रोमोथोरैक्स फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। और जैसे ड्रैगन फ्लाई के शरीर के भाग होते हैं, सेम टू सेम डैमसेल फ्लाई के भी होते हैं, लेकिन कुछ जो डिफरेंस है, जैसे कि आंखों वाला डिफरेंस और शरीर का जो पतलापन होता है। और यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो कि जो पंख है वो शरीर से लंबे नहीं है, उल्टा शरीर से बहुत छोटे हैं। तो इसके लिए इनकी उड़ान जो है बहुत कमजोर होती है। और अति दुर्लभ जो मैंने बोला, एरर 404 नॉट फाउंड, वो होता है हिमालयन रेलिक्ट, इपियोफ्लिबिया लेडलावी, जिसको टाइगर के दर्जे का प्रोटेक्शन है भारत में। ये है उसकी फीमेल। और एक बर्डर ने, कौशियो बागची ने सोशल मीडिया पे ये फोटो डाला था। तो
दार्जिलिंग एरिया से इसका फोटो है। जो सिक्किम में रहने वाले लोगों को ये दिखने का बहुत चांस है, तो मेरी सिक्किम और बाकी के ईस्टर्न हिमालयन स्टेट के लोगों से विनती है कि आप ड्रैगन फ्लाई देखेंगे तो ये चीज को भी देखते रहिए, कहीं ना कहीं आप इसकी दोबारा से खोज कर दें। ये बहुत ही रेयर इंसेक्ट है। अभी असली उलझन, मादी या नर, मेल या फीमेल कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो रंगों से कभी भी धोखा नहीं खाना है। अभी आप राइट साइड की जो दो फोटोज हैं वो देखिए, दोनों के कलर एकदम सेम टू सेम, लेकिन दोनों मेल फीमेल हैं। भी कैसे हैं वो बताऊंगा, लेकिन दोनों के कलर एकदम सेम टू सेम, कुछ फर्क नहीं। तो आप रंगों के ऊपर जाना ही नहीं जाना है, तो जाना है हमेशा शरीर की संरचना के ऊपर। उसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना है। कॉर्डल अपेंडेज यानी कि जो पेट होता है, एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन के लास्ट वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं कॉर्डल अपेंडेज। उसका जो आकार है वो लिंग पहचान का प्राथमिक आधार है। उसके ऊपर हम लोग पहचानेंगे नर कौन सा है और मादी कौन सी है। अब ये येलो सर्कल देखिए, येलो सर्कल में आपको पॉइंटेड कुछ थॉर्न जैसे चीजें दिखेंगी, दो दो पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। जब भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा ये ड्रैगन फ्लाई का नर होता है। और ये जो फीमेल है, दो पॉइंटेड छोटे स्ट्रक्चर के बीच में एक छोटा सा त्रिकोणीय आकार का स्ट्रक्चर दिखेगा, वो होती है फीमेल। तो ये सबसे पहले आपको देखना है। अगर आप रंगों के ऊपर जाएंगे तो आपकी आंखें आपको हमेशा धोखा देंगी, क्योंकि ड्रैगन फ्लाई के रंग जो है उनके जन्म के बाद धीरे 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 चेंज हो जाते हैं। जब उसका जन्म होता है तब उसका रंग अलग होता है, जैसे वो मैच्योर एडल्ट में जाता है उसका रंग और बदलता है। कभी कभी फीमेल के रंग एकदम नर के जैसे होते हैं, तो हमें उससे धोखा नहीं खाना। सेकेंडरी जेनाइटेलिया लिंग की पहचान की पुष्टि करता है, तो कंफर्म करने के लिए हमें हमेशा सेकेंडरी जेनाइटेलिया देखना है। अभी ये सेकेंडरी जेनाइटेलिया क्या है, तो अभी ये जो मैंने येलो एरो डाला है वो देखिए। जो राइट साइड वाला जो पिक्चर है, येलो एरो जो दिखाता है वो एब्डोमेन के सेकंड सेगमेंट पे कुछ तो बाहर आया हुआ हमें दिख रहा है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी जेनाइटेलिया। और जिस डैमसेल फ्लाई या ड्रैगन फ्लाई पे ऐसे सेकेंडरी जेनाइटेलिया होगा वो नर ही होगा, चाहे उसका कोई भी कलर हो, कोई भी रंग हो। और जिसके ऊपर ऐसा ये सेकेंडरी जेनाइटेलिया नहीं होगा वो हमेशा मादा ही होगी। तो ऊपर राइट साइड के ऊपर वाला जो पिक्चर है सेम टू सेम कलर, लेकिन सेगमेंट 2 पे कुछ नहीं है, एकदम प्लेन है, तो ये हो गई मादा। अभी ये बेसिक डिफरेंस है ड्रैगन फ्लाई का सिर और डैमसेल फ्लाई का सिर। मैं पूरी की पूरी चीजें एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत साइंटिफिक टर्म्स है। हमें बस ये जानना है कि लेफ्ट साइड का जो ड्रैगन फ्लाई का सिर है, दोनों आंखों में थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन उसको अगर आप डैमसेल फ्लाई के सिर की तरफ कंपेयर करोगे तो दोनों डैमसेल फ्लाई की आंखों में बहुत ज्यादा अंतर है। डैमसेल फ्लाई और ड्रैगन फ्लाई का थोरैक्स जो है, ड्रैगन फ्लाई का थोरैक्स बहुत बड़ा होता है, उसके मुकाबले डैमसेल फ्लाई का थोरैक्स बहुत ही छोटा होता है। अभी ये कॉर्डल अपेंडेज देखिए, ये जो एब्डोमेन का लास्ट पार्ट है ये सब माइक्रोस्कोप से लिया हुआ फोटो है। तो ये कॉर्डल अपेंडेज है, उसके दो पार्ट अलग अलग दिखते हैं, लेकिन इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और यहाँ पे आपको पंखों का एकदम आकार समझ में आ जाएगा। लेफ्ट साइड वाला ड्रैगन फ्लाई का पंख है, यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों पंख कितने अलग अलग टाइप, अलग अलग आकार के हैं। और राइट साइड में जो डैमसेल फ्लाई है, दोनों पंख एकदम सेम टू सेम आकार के हैं। तो यही उनका बेसिक डिफरेंस है। और ये होता है उनका जेनाइटेलिया, जननांग। तो नर जननांग लेफ्ट साइड वाला ड्रैगन फ्लाई का एक ट्यूब जैसा, और जो राइट साइड वाला है एक स्पून जैसा, यानी कि स्पैटुला जैसा, चम्मच जैसा, वो होता है डैमसेल फ्लाई। ये इनके जेनेटेलिया की बेसिक रचना होती है। तो अभी आप समझे होंगे कि ड्रैगन फ्लाई डैमसेल फ्लाई को मिलके ओडोनेटा क्यों कहा गया। तो इनके जो नुकीले दांत हैं उसकी वजह से इनको ओडोनेट्स कहा गया। ओडोनेट्स का जीवन चक्र कैसे होता है, पानी से हवा तक। किस किस को पता है कि ओडोनेट्स पानी में भी रहते हैं, शायद बहुत लोगों को पता होगा, उसमें ज्यादा मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। तो ये होता है इनका मीटिंग, मीटिंग यानी मिलन। नैमसेल फ्लाई का मीटिंग बहुत सुंदर होता है। जब मेल और फीमेल मीटिंग करते हैं तो जो ऊपर होता है वो हमेशा मेल होता है। मेल फीमेल को उसके नेक के यहाँ पे यानी कि प्रोथोरैक्स के यहाँ पे पकड़ता है, और फीमेल उसका एब्डोमेन मेल को चिपका के एक मस्त हार्ट शेप जैसा बनाती है। दिस इज द ट्रू सिंबल ऑफ लव, बहुत सारे लोग इसको सिंबल ऑफ लव भी कहते हैं। So this is love posture of meeting of damsel flies. मीटिंग होने के बाद दो टाइप के एग लेइंग पोस्चर्स होते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर जो बैठा है टहनी पे वो है मेल, और नीचे जो है पानी में वो है फीमेल। फीमेल ने अपना एब्डोमेन वो टहनी के ऊपर रखा है पानी के अंदर, और वहां पे वो अंडे दे रही है। इसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट गार्डिंग। मेल सुरक्षा कर रहा है फीमेल की, क्यों कर रहा है,
क्योंकि दूसरा नर वहां पे आके वो फीमेल को उठा ना ले जाए और खुद के स्पर्म को फीमेल में ना डाले। इसके लिए वो मेल आराम से बाजू में बैठ के फीमेल की रक्षा कर रहा है। इसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट गार्डिंग, बिकॉज देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन मेल एंड फीमेल। मेल सिर्फ बैठ के रक्षा कर रहा है। और ये होता है कॉन्टैक्ट गार्डिंग। यहाँ पे मेल अभी भी फीमेल से जुड़ा है, और फीमेल जो नीचे है, जिसने अपना एब्डोमेन नीचे डाला है, वो अंडे दे रही है। इसका अंडा कैसा है, ये फोटो मैंने वेस्टर्न घाट्स में खींचा था हमारे डिस्ट्रिक्ट में। तो ये फीमेल को मैं देखा और फिर पता चला कि हाँ यहाँ पे अंडा है, वरना फिर अंडे ढूंढना बहुत ही दुर्लभ चीज होती है, एकदम आसानी से अपनी आंखों को भी नहीं दिखता। तो ये है वही फीमेल का अंडा। वो टहनी मैंने उठा ली और मेरे मैक्रो लेंस से इसका फोटो लिया, तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट एग, जो आधा एग वो टहनी के अंदर गया है और आधा एग बाहर दिख रहा है, तो ये है एक डैमसेल फ्लाई का एग। और इसी तरह ड्रैगन फ्लाई डैमसेल फ्लाई के एग एक तो डिस्क आकार के होते हैं, या फिर कैप्सूल के होते हैं, या ओवल शेप होता है, और ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे कि बटरफ्लाईज के एक मल्टी कलर के आते हैं, केक या फिर पैनकेक, बिस्किट, सारे कलर के, फुटबॉल। लेकिन डैमसेल फ्लाई ड्रैगन फ्लाई के एग्स एक तो ज्यादातर ट्रांसपेरेंट होते हैं और बहुत छोटे भी होते हैं, तो दिखते नहीं है। और ये होता है उनका एक्सयूविया। यहाँ पे हमें जो सामने एक्सयूविया दिख रहा है, पानी पे पत्ते पे आके बैठा हुआ, वो ड्रैगन फ्लाई का एक्सयूविया है, बहुत बड़ा है। और ऊपर जो मैंने एक्सयूविया लिखा है हिंदी में, उसके बाजू में देखिए कुछ तो ऐसे पड़ा हुआ दिख रहा है, वो है पतला सा एक्सयूविया डैमसेल फ्लाई का। तो एक ही चीज में, एक ही फोटो में दोनों के एक्सयूविया हमें दिख रहा है, और इससे बाहर निकलता है ड्रैगन फ्लाई। यह है इपिथेमिस मारी, वेस्टर्न घाट एंडेमिक ड्रैगन फ्लाई, बहुत ही खूबसूरत। सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में दिखता है, फ्रॉम महाराष्ट्र टू केरला। और इसका इमरजेंस हमें दिख रहा है। जस्ट उसके राइट साइड में देखिए, उसका एक्सयूविया पड़ा है, और एक्सयूविया से वो ड्रैगन फ्लाई नीचे आके बैठा है पत्थर के नीचे। और ये डैमसेल फ्लाई उसके एक्सूविया से निकल रही है, उसका एक्सूविया बस वहां पे है, और डैमसेल फ्लाई बाहर निकली है। बटरफ्लाईज में जैसे एक्सुविया स्टेज नहीं होती, वहां पे प्यूपा होता है, क्योंकि ड्रैगन फ्लाई डैमसेल फ्लाई का जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो इनकम्प्लीट होता है। इसके लिए ड्रैगन फ्लाई डैमसेल फ्लाई में प्यूपा स्टेज नहीं होती, उसको एक्सुविया ही बोलते हैं। जो एक्सोस्केलेटन ही होता है उसके लार्वा का, उसका पूरा मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ये ज्यादातर दिन के कोई भी समय हो सकता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ शाम को ही होना है या अर्ली अर्ली मॉर्निंग होना है, सुबह होना है। ये दोपहर को भी हो सकता है। जब भी वो मैच्योर हो जाए तो पानी से बाहर आते हैं। पानी से बाहर आने के बाद कोई जगह ढूंढते हैं, आराम से बैठते हैं, और फिर वो एक्सुविया का थोरैक्स वाला भाग पूरा तोड़ के एडल्ट ड्रैगन फ्लाई बाहर आता है। जब एडल्ट ड्रैगन फ्लाई होता है तो उसके पंख पहले सिकुड़े हुए रहते हैं, और वो सूखने के बाद बड़े हो जाते हैं, और फिर ड्रैगन फ्लाई हवा में उड़ सकता है। I think somebody is doing some illustrations on the presentation. Some Raj name is appearing. Can you please check, Sanjay sir? I'll do that. I'll check. Mm. Yeah, ma'am, please, please. There is some green lines I can see on the slides. मुझे कुछ ग्रीन लाइन तो नहीं दिख रहे हैं। वो दिख रहा आई है। कैन सी अ ब्लू square bar that is coming on the Yeah, Yes. yeah, there is one Raj name is appearing, and it is creating so many lines on the PPT. I don't know what's happening. अभी नहीं, अभी वो चले गया। हाँ वो लाइंस डिसअपियर हो जाएंगी थोड़ी देर में। हाँ। Okay, cool. Okay. हम्म, Okay, so this is the complete हम्म, life cycle of the dragonfly. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में मेट हो रहा है, फिर उसके बाद 2 नंबर में ड्रैगनफ्लाई अंडे दे रही है फीमेल, फिर अंडों से उसका लार्वा निकल रहा है, लार्वा का इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होके उसका एक्सुविया बन रहा है, और फिर 5 नंबर में वो एक्सुविया एक्सोस्केलेटन से ड्रैगनफ्लाई बाहर आके 7 नंबर तक वो बैठी है। और फिर उसके बाद जैसे उसके पंख सूखेंगे, पंखों में ताकत आएगी, वो ड्रैगन फ्लाई आसमान में चला जाएगा। तो ओडोनिट्स की कितनी प्रजातियां हैं दुनिया में? अभी तक 6,392 प्रजातियां हैं, और वो हर दिन बढ़ती भी जा रही है। अभी शायद 6,400 क्रॉस किया रहेगा, क्योंकि साउथ अमेरिका से और अफ्रीका से दिन ब दिन नई नई प्रजातियां आती रहती है। वैसे अपने इंडोनेशिया, बोर्नियो से भी आती रहती है, लेकिन अभी जो लिस्ट है वो 6,392 का है। भारत, दक्षिणी पूर्व एशिया, अफ्रीका,
और दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका सहित ये सारे जो एरिया है वो ओडोनिट्स की समृद्ध विविधता दिखाते हैं। अपना भारत एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है जिसमें वेस्टर्न घाट्स और हिमालय, जम्मू जम्मू कश्मीर से लेके पूरा भारत लेके फिर यूनान तक पूरा एरिया जो है वो ओडोनिट्स के लिए हॉटस्पॉट है। भारत में अभी 520 प्रजातियों की संख्या है और वो बढ़ती भी जा रही है क्योंकि बहुत सारे नए स्पीशीज के डिस्क्रिप्शन भी हो रहे हैं। तो लगभग मिला के 520, उसमें 214 डैमसेल फ्लाइज और 285 ड्रैगन फ्लाइज और एक जो है वो ड्रैगो डैमसेल फ्लाई, बहुत रेयर। और उसमें से भी 175 प्रजातियां हैं वो भारत की एंडेमिक है, मतलब सिर्फ भारत में ही दिखती है। एक तो हिमालय या फिर वेस्टर्न घाट्स या फिर सेंट्रल इंडिया। हिमालय की बात करें तो 250 स्पीशीज लगभग कुल मिला के हैं। पूरा हिमालय, इंडियन हिमालय की बात कर रहा हूं मैं ना, नेपाल में अलग चीज, भूटान में अलग चीज है, भूटान में कुछ अलग स्पीशीज भी है। और 35 प्रजातियां जो है वो हिमालय की एंडेमिक है। और उत्तराखंड में लगभग 120 या 130 तक प्रजातियां पाई जाती है। तो ओडोनिक्स को देखना है तो कब देखना है? तो साधा अगर उत्तर दें तो पूरे दिन देख सकते हैं। तो सुबह सूरज उगते समय क्या देख सकते हैं? सुबह सूरज उगते समय हम देख सकते हैं हॉकर्स यानी कि एनेक्स स्पीशीज। फिर देख सकते हैं क्लफटेल ड्रैगन फ्लाइज जो बहुत ही सुबह किसी पत्थर पे जाके बैठे रहते हैं या फिर किसी पत्ते में जाके, झाड़ में जाके आराम से बैठे रहते हैं। शैडो डांसर्स करके वेस्टर्न घाट एंडेमिक स्पीशीज है और जो जो लोग सिक्किम नागालैंड में रहते हैं उनको ये दिखेगा, शायद उत्तराखंड में ये नहीं दिखेंगे, लेकिन ईस्टर्न हिमालय में शैडो डांसर्स बहुत हैं। तो उनको देखने का सबसे अच्छा वक्त होता है सूरज उगने का समय, क्योंकि जैसे ही सूरज ऊपर आएगा ये शैडो डांसर्स बैठेंगे ही नहीं, वो सिर्फ उड़ते रहेंगे और उड़ते वक्त आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि ये है क्या। फिर सुबह के नाश्ते का समय थोड़ा सा 8-9 बजे के बाद आपको क्या क्या दिखेगा? आपको कॉमन कॉमन स्पीशीज दिखेंगी जैसे कि स्किमर्स, फिर मार्श डार्ट्स, विस्प, मिजेट्स और बाकी के जो सामान्य ओडोनिट्स है वो दिखेंगे। उसके बाद जैसे जैसे सूरज और ऊपर जाएगा, अपने सिर के ऊपर आएगा, तो अपने को क्या दिखेगा? अपने को दिखेगा हॉकर्स, और हॉकर्स बैठेंगे ही नहीं, ट्रॉटर्स बैठेंगे नहीं और ग्लाइडर्स बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। ये सिर्फ इधर उधर घूमते रहेंगे और आपको बस उनको देखना है कि कैसे ये आगे जा रहा है, कैसे पीछे आ रहा है। और यही उनका वक्त होता है कि ये शिकार करते हैं। कभी कभी बड़े बड़े तितलियों की भी ये शिकार करते हैं, उड़ते वक्त छोटे छोटे कीटों के शिकार करते हैं। दोपहर के वक्त स्कीमर्स बैठे रहते हैं क्योंकि धूप बहुत ज्यादा होती है, तो थोड़ा सा आ, छांव देख के ये स्कीमर्स बैठे रहते हैं। सूडाक्रियन स्पीशीज यानी कि स्प्राइट्स, डैमसेल फ्लाइज हैं, वो एक दूसरे से लड़ती हुई आपको बहुत जगह वेटलैंड्स पे दिख सकती है। और जो फिदर लेग्स होते हैं वो छांव की तलाश में इधर उधर आपको घूमते दिखेंगे। संध्या में आपको क्या क्या दिखेगा? जैसे ही सूरज नीचे जाएगा, डस्क होगी, गोधूली बेला होगी, तब आपको आपके घर में कुछ कुछ बड़े बड़े ड्रैगन फ्लाइज आ सकते हैं। उनको बोलते हैं डस्क डार्टर। उनको कुछ कुछ डस्क हॉकर्स भी आपके घर पे आएंगे, बहुत बड़े ड्रैगन फ्लाइज होते हैं। हाँ, ज्यादातर ईस्टर्न हिमालय में मॉनसून के पहले और मॉनसून के बाद डस्क हॉकर्स बहुत ही बड़ी संख्या में घरों में घुसते हैं, ट्यूबलाइट्स के ऊपर आते हैं। और एक दूसरा ड्रैगन फ्लाई, बहुत कॉमन ड्रैगन फ्लाई, उसको ट्विस्टर बोलते हैं, वो हर जगह घूमता दिखता है, इवन मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, जंगलों में बहुत जगह ये घूमता दिखता है और शाम ज्यादातर संध्या के टाइम में घूमता हुआ दिखता है। अभी हमें पता चला कि हाँ ओडोनिट्स को पूरे दिन देख सकते हैं, लेकिन ओडोनिट्स को देखना कैसे है? तो सबसे पहली बात, आपको ऑब्जर्वेशन करना है। किसका ऑब्जर्वेशन करना है? किसी भी पानी वाली जगह का, नदी या झरने को देखना है। वहां पे जाके बस आपको बैठना है। वहां पे जाके दौड़ के नहीं जाना है कि मैं जाके ओडोनिट्स देखूंगा, मुझे ये दिखा, मुझे तितली दिखी, मुझे बर्ड्स है, कि आपको आराम से जाके बस वहां पे बैठना है। और जो भी हलचल रहेगी उसके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि नदी के आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ कुछ एनिमल्स भी होते हैं। फिर बाद में आपको चट्टानों को देखना है, फिर धूप वाली जगह को देखना है, फिर नदी के या झरने के किनारों को देखना है, बाद में बाजू के जंगल को देखना है, पेड़ों में देखना है और अंत में आकाश में देखना है। तो इतनी सारी चीजें देखने के बाद आपको 1 या 2 घंटे में बहुत सारे ओडोनिट्स देख सकते हैं। अगर आप ये नहीं देखेंगे तो शायद आपको कुछ ओडोनिट्स दिखेंगे भी नहीं। तो ये कैसे देखना है, चलो आइए देखते हैं। तो ये है दिवालसरी के नीचे की बंगसिर गांव की नदी। मैं सितंबर 2023 में आया था तो ये फोटो लिया था। तो पहले हमें चट्टानों को देखना है। चट्टानों में हमें ये चीज बैठी हुई मिलेगी, ये है थ्री बैंडेड जूल, बहुत ही सुंदर हिमालयन ड्रैगन फ्लाई, उत्तराखंड से लेकर सिक्किम तक दिखती है। और ये आपको चट्टानों में बैठी हुई दिखेगी, ये ज्यादातर चट्टानों में ही बैठती है। फिर आपको देखना है धूप वाले पत्थर।
धूप वाले पत्थरों में आपको बड़े बड़े काले पीले ड्रैगन फ्लाइज बैठे हुए दिखेंगे, क्योंकि उनको ऐसी जगह पसंद है जहां पे आजू बाजू में पानी रहता है, धूप है और चट्टान है। तो कभी कभी पानी के जो स्प्लैशेस आते हैं ये उनको उनके शरीर में लेना बहुत पसंद आता है। फिर किनारों में देखना है। किनारों में क्यों देखना है? क्योंकि किनारों में आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ये है मीटिंग मीटिंग पेयर्स आपको ज्यादातर किनारों में दिखेंगी, क्योंकि वहां पे टहनियाँ होती है, ग्रास होती है, एक्वेटिक वेजिटेशन होता है, तो वहां पे अंडे देने के लिए फीमेल को एकदम आइडियल सिचुएशन होती है। फिर जब पेड़ों में देखेंगे तो पेड़ों में आपको कुछ भी दिख सकता है। पेड़ों में ऐसे ड्रैगन फ्लाइज पत्तों के ऊपर बैठे हुए दिख सकते हैं, कुछ कुछ डैमसेल फ्लाइज आपको पत्तों के एकदम किनारे के ऊपर बैठी हुई दिख सकती है। और ये सब होने के बाद अंत में आपको आकाश में देखना है। वेस्टर्न घाट्स में अगर आप होते तो मैं बोलता आकाश में जो दिखेगा, हाँ ये दो चार स्पीशीज ही है वो आपको आकाश में दिखेंगी। लेकिन आप हिमालय में हो, उसमें भी आप अगर सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल में हो, तो आकाश में क्या उड़ रहा है कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। अगर आपको बड़े बड़े ड्रैगन फ्लाइज आकाश में दिख गए, खुश होना कि आपने बहुत कुछ रेयर देख लिया, और फिर वापस घर जाके आराम से जश्न मनाना कि हाँ मैंने बहुत कुछ आज देख लिया। तो इन प्रजातियों का संरक्षण कैसे करना है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके प्राकृतिक आवास को संरक्षण देना है। अगर इनका आवास चला गया, जो कि होता है मीठा पानी, मीठा पानी अगर चला गया तो ड्रैगन फ्लाई, डैमसेल फ्लाई जी नहीं पाएंगे। तो इनके आवास का संरक्षण करने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज बनाना जरूरी है। ये है केरला का पुनमुड़ी हिल स्टेशन। ये हिल स्टेशन को पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्रोटेक्टेड करके रखा है, और ये बहुत सारी एंडेमिक, वेस्टर्न घाट एंडेमिक ड्रैगन फ्लाई, डैमसेल फ्लाई का घर भी है। तो ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया से ये प्रजाति उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, और आने वाले लोगों को भी देखने के लिए ये मिलता है। यह है सिक्किम का जोंगू एरिया का एक तालाब, थिंगयोंग धो इसका नाम है। ये भी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज हॉटस्पॉट है। ऐसे कई हॉटस्पॉट मेघालय में भी है, नागालैंड में भी है, उत्तराखंड का शायद मुझे इतना पता नहीं, लेकिन उत्तराखंड में भी होंगे। लेकिन सिक्किम का ये हॉटस्पॉट मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि बहुत ही छोटा तालाब है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित करके यहाँ के जो मछलियां हैं, यहाँ के जो पंछी हैं, तितलियां हैं, ओडोनिट्स है, इनको एक लीगल संरक्षण दिया गया है, कानूनी संरक्षण दिया गया है, और उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी स्पीशीज भी देखने मिलती है। और सबसे आखिरी बात होती है अवेयरनेस, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, आपको ओडोनिट्स के बारे में बता रहा हूँ। तो ऐसी मीटिंग्स हर साल होती रहती हैं। ये 2019 की मेलघाट की ओडोनिटा मीट है, जहाँ पे इंटरनेशनल लोग भी आए थे। ये जो प्रेजेंटेशन दे रहा है वो हमारा श्रीलंका का एक दोस्त है, वो श्रीलंका के ओडोनिट्स के बारे में बता रहा है। तो ऐसे अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, और नई पीढ़ी में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो उनको ड्रैगन फ्लाई, डैमसेल फ्लाइज के बारे में पता चलेगा। तो ये सब संरक्षण, उनके लिए अवेयरनेस क्यों करना है, तो मनुष्यों के लिए क्या फायदे हैं इनके, तो चलो कुछ मेडिकल ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ओडोनिट्स के प्रत्यक्ष लाभ, सबसे इंपॉर्टेंट मनुष्यों के लिए जो लाभ है, वेक्टर जनित रोगों का नियंत्रण। ये जो डैमसेल फ्लाई है ये एक मॉस्किटो खा रही है, मॉन्सोनिया स्पीशीज करके मॉस्किटो का नाम है, जिससे मलेरिया भी फैल सकता है, फैलेरिया भी फैल सकता है, डेंगू भी फैल सकता है। तो ये इसको खा रही है। और डैमसेल फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, ये दोनों मस्कीटो को, मच्छरों को खाते हैं, उनके लार्वा को भी खाते हैं, और एडल्ट मस्कीटोज को भी खाते हैं। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। फिर है एंटमोथेरेपी। ये चीज शायद हमने ज्यादा सुनी नहीं होगी, क्योंकि अभी तक इसके इसके ऊपर रिसर्च जारी है। एंटमोथेरेपी का मतलब ये होता है कि ड्रैगन फ्लाइज और डैमसन फ्लाइज में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके लिए ड्रैगन फ्लाइज और डैमसन फ्लाइज दोनों रोबस्ट कीट माने जाते हैं। इनको आसानी से मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि इनका जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है बहुत स्ट्रांग है, इनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसा रिसर्च चल रहा है कि इनमें से कुछ प्रोटीन्स निकाल के उनके ऊपर से कुछ मेडिसिन बना के ह्यूमंस को दिया जाए, यानी कि ह्यूमन का इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़े। इसमें से डिफेंसिन करके एक प्रोटीन है जो ह्यूमंस में और इन ओडोनिट्स में भी पाया जाता है। तो अगर ऐसा कुछ बनाया जाए जिसके ऊपर ह्यूमंस को मेडिसिन दे, तो बहुत सारे इन्फेक्शियस डिसीज से ह्यूमंस का प्रोटेक्शन हो सकता है। तो इसको बोलते हैं एंटोमोथेरेपी। फिर बहुत सारी जगहों पे ड्रैगन फ्लाइज, उनके लार्वा को पौष्टिक आहार भी माना जाता है। नो ऑफेंस टू एनीवन, बट दिस इज द लोकल कस्टम ऑफ नागालैंड। मे बी यहाँ पे कोई नागालैंड के लोग भी ज्वाइन हैं, वो ज्यादा इसके बारे में बता पाएंगे। बट येस, दीज आर द डेलिकेसीज, और बहुत अच्छे प्रोटीन के सोर्स भी है।
और चिकित्सा अनुसंधान, मेडिकल रिसर्च तो बनता ही बनता है, क्योंकि ड्रैगन फ्लाइज की जो आंखें हैं, आंखों में बहुत सारी लेंसेज होती हैं, तो ये सारी लेंसेज का न्यूरोजेनिक कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसके ऊपर इनके जो पंख है, पंखों का न्यूरोजेनिक कंट्रोल कैसे किया जाता है, और इनका जो जेनेटिक सीक्वेंस है वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। जैसे कि हमारा जो ह्यूमंस का जेनेटिक सीक्वेंस है वो बहुत रिजिड होता है, उसमें अगर एक प्रोटीन इधर से उधर चला गया या फिर एक बेस पेयर इधर से उधर चला गया तो बहुत बड़े बड़े दुर्लभ डिसीज होते हैं। लेकिन ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाइज में ये नहीं होता। तो ये क्यों नहीं हो रहा है, इसके ऊपर रिसर्च आज भी चालू है। इंडिया में बहुत कम, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा। अप्रत्यक्ष लाभ क्या क्या होते हैं, तो इकोलॉजी के इंडिकेटर्स, जहां पे आपको कुछ ड्रैगन फ्लाई, डैमसेल फ्लाई की स्पीशीज देखेंगी, आपको समझ जाना है कि वहां की इकोलॉजी बहुत अच्छी है, साफ सुथरी है, और वहां पे डिस्टरबेंस बहुत कम है। अभी हाँ, कुछ ड्रैगन फ्लाइज ने एडेप्टेशन भी कर लिया है सिटी लाइफ को, लेकिन ज्यादातर कुछ कुछ स्पीशीज जहाँ पे दिखेंगी, जैसे कि ये वायलेट स्लिम, वेस्टर्न घाट की एंडेमिक भी है ये पर्टिकुलर सब स्पीशीज, और ईस्टर्न हिमालय में भी ये दिखती है। तो ये जहाँ पे दिखेगी वहां पे पानी जो है, पानी की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है, और यही अच्छी क्वालिटी वाला पानी ही इनके लिए इनको चाहिए होता है। अदरवाइज ये डैमसेल फ्लाइज इनके अंडे नहीं दे सकती, और ये वहां पे पनप भी नहीं सकती। फिर खाद्य श्रृंखला बनाए रखना, हमें पता है कि ड्रैगन फ्लाई, डैमसेल फ्लाई दूसरे कीटों को खाते हैं, लेकिन दूसरे कीट भी इनको खाते हैं। तो ये दो साइड का प्रोसेस है, और ये खाद्य श्रृंखला बनाए भी रखती है। जैसे कि अभी ये डैमसेल फ्लाई एक मकड़ी को खा रही है, पुराने पिक्चर में हमने देखा था कि मकड़ी ड्रैगन फ्लाई को खा रही है, और अभी यहाँ पे एक हाउस गीको बड़े ड्रैगन फ्लाई को खा रही है। तो ये फूड चेन जो है वो बरकरार रखने के लिए ड्रैगन फ्लाई, डैमसेल फ्लाई बहुत अच्छा काम करते हैं। मौसम का पूर्वानुमान भी हम कर सकते हैं। अभी अभी मॉनसून ने भारत से एग्जिट किया है, उत्तराखंड, हिमालय में शायद बहुत जल्दी किया रहेगा, लेकिन हमें वेस्टर्न घाट, साउथ इंडिया में अभी एग्जिट हो रहा है। तो वॉन्डरिंग ग्लाइडर का बहुत बड़ा स्वाम हम लोग देख रहे हैं, जो भारत से लेके फिर सेंट्रल इंडिया से लेके वेस्ट कोस्ट, और फिर पूरा अरेबियन सी क्रॉस करके अफ्रीका जा रहे हैं। तो ये है वॉन्डरिंग ग्लाइडर, पीले सोनेरी गोल्डन कलर का ये सोने जैसा ड्रैगन फ्लाई। और ये आकाश में बहुत बड़ी संख्या में जब उड़ने दिखता है तो हमें पता चलता है कि हाँ, बारिश आने का अनुमान लगाया जा सकता है। फिर डोपामाइन उत्तेजक। अभी डोपामाइन उत्तेजक मतलब क्या, कि डोपामाइन जो हमारे शरीर में है वो हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। हैप्पी हार्मोन मतलब जब डोपामाइन हमारे शरीर में आएगा तो वी आर वेरी हैप्पी। तो ड्रैगन फ्लाइज को देख के डोपामाइन उत्तेजक हमारे शरीर में बढ़ता है। कैसे, तो फील्ड वर्क और मजा, ये है हमारा केरला का फोटो जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते थे। फिर ये संजय सर के साथ भी एक फोटो है, जो हम गारो हिल्स में एक्सपीडिशन के लिए गए थे, तितलियां देखी थी, ड्रैगन फ्लाइज देखे थे। सबके चेहरे देखिए कितने खुश है, सबके शरीर में डोपामाइन भर भर के दौड़ रहा है। फिर कुछ प्रयोगशाला कार्य खुद को बिजी रखने के लिए। फिर अपने आप के अंदर जो आर्टिस्ट है उसको भी हम आ, बाहर ला सकते हैं। फिर पेपर पब्लिश करना, जो साइंटिफिक दुनिया के लोग हैं, एकेडमिक दुनिया के लोग हैं, उनके लिए तो पेपर पब्लिश करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये इसको ही बोलते हैं मानसिक डिटॉक्स किट। अभी मेडिकल साइंस में मानसिक डिटॉक्स किट का एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन आया है। लोग इसको 10-10, 20-20 हजार रुपए दे के ये सब चीजें खरीदते हैं। साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट रंगों के डिब्बे, पेंसिल्स ये देते हैं पेशेंट्स को कि भाई जाओ, आप ड्राइंग करो, आप चीजों को कागज पे उतारो, इलस्ट्रेशंस बनाओ, उनको उनको कलर करो, और आप डिटॉक्स रहो। ड्रैगन फ्लाइज बिना किसी पैसे के आपको ये सब बहुत पुराने सालों से दे रहे हैं। तो इसको आप एक नेचुरल मेंटल डिटॉक्स किट भी बोल सकते हो। अर्थव्यवस्था को तो बढ़ावा देना ही देना है, क्योंकि जब पैसा होगा तो ही बाकी सारी चीजें आएंगी, कंजर्वेशन आएगा। तो अर्थव्यवस्था बढ़ावा देने के लिए भी ड्रैगन फ्लाइज काम करते हैं। ये कर्नाटका का फोटो है जहाँ पे सम्मिलन शेट्टी बटरफ्लाई पार्क है, और सम्मिलन शेट्टी हर साल अलग अलग बटरफ्लाई वॉक्स, ड्रैगन फ्लाई वॉक्स, मॉथ वॉक उनका आयोजन करते हैं, और उससे इकोनॉमी चलती रहती है। अफ्रीका के एक साइंटिस्ट है, केडीबी जिक्स्त्रा, उन्होंने कहा कि अनाम प्रजातियों का संरक्षण नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर कोई प्रजाति है ऐसा हमें पता ही नहीं है तो उसके अस्तित्व के बारे में हम कोई लड़ाई कर भी नहीं सकते। अगर हमें पता ही नहीं होता कि भारत में बंगाल टाइगर नहीं है, तो हम लोग टाइगर रिजर्व नहीं बनाते, हम लोग उसके लिए कुछ नहीं करते। तो वही चीज ड्रैगन फ्लाई, डैमसेल फ्लाई के लिए भी
वही एप्लीकेबल है, क्योंकि ये चीजें, ये जो कीट हैं, एक तो मच्छरों को खाते हैं, ऊपर से इकोलॉजी के इंडिकेटर्स भी है। तो अगर हमें ये पता ही नहीं है कि ये कैसे हमें मदद करते हैं, तो हम उनके अस्तित्व को लेके लड़ाई कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए टैक्सोनॉमी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए कुछ कॉमन हिमालयन ओडोनिट्स की तरफ जाते हैं। उत्तराखंड में मिलने वाली एक बहुत ही कॉमन डैमसिल फ्लाई, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में मिलने वाली, और इसको अगर आपको पहचानना है तो इसका एब्डोमेन का लास्ट पार्ट दिखना है, जहां पे नीले कलर का एक स्पॉट बड़ा, और इसका कॉर्डल अपेंडेज सर्कुलर टाइप, बहुत बड़ी होती है, पंख फैला के बैठती है, हरे रंग की, हिमालयन मैलाकाई, बहुत ही कॉमन, उत्तराखंड में सब जगह दिखेगी। ये है उसकी फीमेल। बस आप नोटिस करना है कि ये जो नीला पार्ट है, नीला पार्ट बहुत कम है। दिस इज हिमालयन मैलाकाइट, बहुत कॉमन। ग्रीन मेटल विंग, ये भी दूसरी कॉमन चीज। काले रंग के पंख इसके, आप कोई भी मिस नहीं कर सकता, लेकिन बाहर से काले दिखते हैं, अंदर से बहुत ही फ्लोरोसेंट ग्रीन, खूब बहुत सुंदर। वेस्टर्न घाट्स में दिखती है, पूरे हिमालय में दिखती है, सेंट्रल इंडिया में भी दिखती है। इंडो चाइनीज ब्लू ड्रैगन टेल, एक खूबसूरत एलिगेंट डैम से सुंदरी। इसको सुंदरी क्यों बोलूंगा, क्योंकि जब फोटो में आपको इसकी सुंदरता नजर नहीं आएगी, जब आप असलियत में इसको देखेंगे तो इसकी आंखें इतनी अच्छी ब्लू, और बीच में जो आपको ब्राउन कलर की लाइन दिख रही है वो असल में गोल्डन जैसी दिखती है। तो इंडो चाइनीज ब्लू ड्रैगन टेल, ये ब्लू कलर के और आंखों के बैंड के ऊपर से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। थ्री बैंडेड जूल, उत्तराखंड, हिमाचल का बहुत कॉमन डैमसेल फ्लाई। ग्रीन कलर के पंख, कभी कभी वायलेट कलर के भी दिखते हैं, पिंक कलर के भी दिखते हैं, और दो ब्लैक कलर की धारियां, इसकी वजह से ग्रीन कलर तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है, इसके लिए इसको बोलते हैं थ्री बैंडेड जूल। स्पेलिंग है ज्वेल, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो जूल है, तो मतलब कोई मोती या हीरे जैसा रत्न जो होता है, ये रत्न जैसे उसके रंग है, इसके लिए इसको जूल कहा जाता है। एमराल्ड जूल सिक्किम में बहुत दिखेगा, जो सिक्किम के रहने वाले लोग हैं उनको मानसून के आसपास ये चीज बहुत दिखेगी, और ये ज्यादातर सिक्किम में बहुत कॉमनली पाई जाती है। इसका सिर्फ एक ही हरे रंग का स्पॉट होता है पंखों के, बाकी बाकी पूरे पंख होते हैं वो काले होते हैं। स्कारलेट ओरिएड, हिमालय से लेके यूनान, चाइना तक, इवन थाईलैंड में भी ये बहुत कॉमन डैमसेल फ्लाई। इसको पहचानने के लिए इसका ब्लड जैसा लाल कलर का एब्डोमेन, और ये जो मैंने पॉइंटर दिखाया है वहां लाल पट्टी के नीचे एक छोटा सा येलो स्पॉट ये दिखेगा, तो ये होती है कैलिकनीमिया एक्जीमिया, यानी कि स्कारलेट ओरिड। ये है उसकी फीमेल, इसका भी स्पॉट आपको अगर दिख जाए तो ये है इसकी फीमेल स्कारलेट ओरिड की। फिर पाउडरी ओरिड, अभी इसको पाउडरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि असलियत में ये थोड़ी सी येलो कलर की या फिर थोड़े से डार्क कलर की होती है, लेकिन जैसे जैसे जिसकी उम्र बढ़ती है, इसके ऊपर ये जो आप स्काई ब्लू कलर का देख रहे हो वो पाउडर जैसा कुछ जमा होके रहता है, इसके लिए इसको पाउडरी ओरिड बोलते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल में भी दिखती है, सिक्किम में भी दिखती है, अरुणाचल में भी दिखती है, तो आराम से ये दिख सकती है। ट्विन स्पॉटेड सिल्वन, सिल्वन मतलब वन देवी, जंगल की देवी, तो बहुत सुंदर डैमसेल फ्लाई, इसके लिए इसको जंगल की देवी भी बोलते हैं। ट्विन स्पॉटेड सिल्वन सिल्वन, इसके थोरैक्स के ऊपर काले रंग के ऊपर नीले कलर के चार स्पॉट्स होते हैं, दो स्पॉट्स आपको जो दिख रहे हैं और दो स्पॉट दूसरे साइड, इसके लिए ट्विन स्पॉटेड सिल्वन। और एब्डोमेन का जो पार्ट है ब्लू कलर का पार्ट। इसकी ही बहन किडनी स्पॉटेड सिल्वन, हरे रंग का स्पॉट यहाँ पे होता है, जैसे आपने पीछे देखा था काले रंग के ऊपर ब्लू कलर का स्पॉट, यहाँ पे हरे रंग का स्पॉट। सिक्किम में बहुत कॉमन, उत्तराखंड में कभी कभी दिखती है, लेकिन उत्तराखंड में कुछ कुछ जगह पे बहुत कॉमन। इंडियन माउंटेन डार्ट, जहाँ पे मैंने पॉइंट किया है वहां पे आप देखेंगे एक पिस्ता कलर की एक स्ट्रेट लाइन, ये लाइन को आपको देखना है। ये है इंडियन माउंटेन डार्ट, और ये दूसरा है इंडो मलायन माउंटेन डार्ट। यहाँ पे आपको देखेगा कि ओवल शेप का एक सर्कल बनाए और उसके अंदर एक ब्लैक स्पॉट भी है, पहले था एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे है सर्कल। ब्लू स्पॉटेड विस्प बहुत ही छोटी डैमसेल फ्लाई, या फिर बोल सकते हैं कि शायद इंडिया की सबसे छोटी डैमसेल फ्लाई में से एक। शायद ये डैमसेल फ्लाई कुछ 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से भी छोटी होगी, दिखने में दुर्लभ है क्योंकि बहुत छोटी होती है, लेकिन ये जो ब्लू कलर का इसके एब्डोमेन के ऊपर मार्क है, उसके ऊपर एक वाइन ग्लास जैसा काले रंग का मार्क होता है, तो उसके उसके बेसिस पे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो।
हिमालय में ही दिखती है, वेस्टर्न घाट सेंट्रल इंडिया में नहीं दिखती। कोरोमंडल मार्सडार्ट, येलो कलर की डैमसेल, येलो कलर का एब्डोमेन और ग्रीन कलर का थोरैक्स, बहुत कॉमन, सब जगह दिखती है ये येलो कलर का एब्डोमेन। और इसकी ही बहन ब्लैक टेल मार्सडार्ट, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल में सब जगह पे कॉमन, बाकी इंडिया में कहीं नहीं दिखती। तो इसको देखना है तो आपको हिमालय में ही आना होगा। देवालसरी में भी बहुत कॉमन है, बैकयार्ड में भी दिखती है, जहाँ पे पानी ऐसे गड्ढा बन के बना है, वेटलैंड्स है, ये ज्यादातर ये दिखेगी। जैसे पिछले वाले फोटो में सिर्फ येलो एब्डोमेन था, कोई ब्लैक कलर का मार्क नहीं था, लेकिन इसके पॉइंटर की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ब्लैक कलर के धब्बे हैं, जैसे कि किसी ने डांबर फेंका हो। यह है फॉर्सिपिड ब्लू टेल। यहाँ पे इसका जो एब्डोमेन है, हरे रंग का एब्डोमेन, लास्ट में ब्लू कलर के सेगमेंट्स और इसके ऊपर ब्लैक कलर के मार्क्स। और ये दूसरी ब्लू टेल, गोल्डन ब्लू टेल, इसका जो शरीर है गोल्डन कलर का, ब्लैक कलर बहुत कम। अब आते हैं ड्रैगन फ्लाइज की तरफ, जो हिमालय में कॉमन है। येलो विंग गोल्डन रिंग, एक बड़ा ड्रैगन फ्लाई, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, इवन पाकिस्तान में भी ये दिखेगा। बहुत बड़ा ड्रैगन फ्लाई होता है। गोल्डन रिंग इसको बोलते हैं क्योंकि आप देख सकते हो ब्लैक कलर की बॉडी, उसके ऊपर येलो कलर के रिंग्स है। और इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका इसके पंख को देखना है। इसके पंख में येलो धारियां है, पीली रंग की धारियां है। बहुत कम ड्रैगन फ्लाइज में ये फीचर देखने को मिलता है, और येलो विंग गोल्डन रिंग एनाटोकेस्टर बेसिलिस इसमें से एक है। इसकी फ्लाइट बहुत ही तेज होती है, कि दोपहर के वक्त आपको उड़ते हुए दिखेगा, लेकिन जैसे ही सूरज माथे के ऊपर आएगा ये कहीं ना कहीं झाड़ पे जाके बैठेगा। यही फोटो मैंने देवालसरी में खींचा था, मैं इसके बहुत टाइम से पीछे था। और मेरे गाइड केशर भाई ने ये मुझे दिखाया, बोला कि सर देखिए ये कुछ उड़ रहा है, तो मैंने जाके देखा तो हाँ ये तो बैठा है। दोपहर 12 बजे का फोटो है ये। वही ड्रैगन फ्लाई साइड से, और आप देख सकते हो कि गोल्डन रिंग्स कैसे एब्डोमेन पे भी है और थोरैक्स पे भी है। फिर लाइन्ड हुक टेल, क्लबटेल गॉम्फिड फैमिली का एक ड्रैगन फ्लाई, और आप देख सकते हो कि इसका जो एब्डोमेन है कॉर्डल अपेंडेज हुक जैसा है। और ये चीज भारत में 2-3 ड्रैगन फ्लाई में ही दिखती है, और ये बहुत कॉमन चीज, ये कॉमन स्पीशीज जहाँ पे ये हुक जैसा टेल अपने को देखने के लिए मिलता है, और कॉमन लाइन्ड हुक टेल। दूसरा बहुत ही कॉमन ड्रैगन फ्लाई चौकी परचर, या फिर ब्लू ग्राउंड स्किमर, ब्लू रंग से इसको ग्राउंड स्किमर बोलते हैं क्योंकि जमीन के आसपास ही रहता है, मीडियम साइज या छोटे साइज का ड्रैगन फ्लाई। फिर एशियन पिनटेल, इसको ट्रम्पेट टेल भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो एब्डोमेन है एक ट्रम्पेट की जैसे होता है, ब्लू कलर, उसके ऊपर बहुत सारे ब्लैक कलर की डिजाइन होती है, और ट्रम्पेट जैसा एब्डोमेन, इसके लिए ट्रम्पेट टेल। और पूरे इंडिया एशिया में सब जगह मिलने वाला कॉमन ड्रैगन फ्लाई। कॉमन ब्लू स्किमर, अगेन दूसरा ब्लू कलर का ड्रैगन फ्लाई। पहले वाले ड्रैगन फ्लाई में आप देखेंगे तो आंखें ब्लू है, छोटा साइज, लेकिन यहाँ पे आंखें डार्क ब्लू, जो मुंह है वो मुंह काले कलर का है, और इसके एब्डोमेन के ऊपर सिर्फ ब्लू कलर, ऊपर कोई मार्क नहीं। तो यही इसका आइडेंटिफिकेशन फीचर है, कॉमन ब्लू स्किमर। ट्रायंगल स्किमर, ये भी ब्लू कलर का ही ड्रैगन फ्लाई, लेकिन देखिए इसका जो टेल है, लास्ट के जो 3-4 सेगमेंट है वो काले रंग के हैं, पिछले वाले ड्रैगन फ्लाई से बहुत अलग। और ये हाई अल्टीट्यूड एरिया में ज्यादा दिखते हैं, मेघालय के खासी हिल्स, गारो हिल्स, हिमाचल के उत्तराखंड के हाई अल्टीट्यूड में ये आपको देखने को मिलेगा। ये भी एक ब्लू कलर का ड्रैगन फ्लाई, लेकिन बहुत ही छोटा, शायद 2.5 सेंटीमीटर तक ही होगा या फिर उससे भी छोटा। ब्लू कलर का एब्डोमेन, बड़ा एब्डोमेन, लेकिन पंख देखिए, पंखों के ऊपर बहुत सारी अलग अलग टाइप की डिजाइन, येलो कलर और ब्लैक कलर की डिजाइन। ये आप देखेंगे तो इसको मिस आईडी करना पॉसिबल ही नहीं, आप इसको देखते ही पहचानोगे कि ये एशियन विडो है। फिर एशियन विडो की फीमेल, फीमेल में फर्क ये है कि इसका जो एब्डोमेन है वो ब्लू कलर का नहीं होता, येलो कलर का होता है, और उसके ऊपर ब्लैक कलर की धारियां होती है। ये दुर्लभ चीज है, ये दिखता है एशियन विडो जैसा, लेकिन इसके पंख के ऊपर देखिए 4 स्पॉट है। कुछ कुछ स्पॉट्स डार्क होते हैं, कुछ कुछ स्पॉट फेंट होते हैं, इसको बोलते हैं 4 स्पॉटेड चेजर। ये ड्रैगन फ्लाई के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये असल में यूरोप में पाया जाता है, और यूरोप का ये ड्रैगन फ्लाई अपने इंडिया में कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में ही मिलता है, और वो भी मानसून के आसपास, उसके बाद ये नहीं मिलता। कॉमन डार्टर सिम्पेट्रम स्ट्रायोलेटम, एक्सक्लूसिवली हिमालयन स्पीशीज, बाकी कहीं पे नहीं दिखती। यूरोप में कई जगह दिखती है, लेकिन हिमालय में बहुत कॉमन है। हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे, जैसे कि 1000 या 1500 मीटर के ऊपर, ये ड्रैगन फ्लाई आपको देखने मिलेगा, घर के आजू बाजू में भी दिख सकता है।
इसको आईडी करने का जो फीचर है, इसका जो लाल कलर का एब्डोमेन है, लाल कलर के एब्डोमेन के पीछे छोटे से ब्लैक कलर के डॉट्स, और थोरैक्स में येलो कलर। अभी ये दूसरा सेम टू सेम लाल कलर का ड्रैगन फ्लाई, लेकिन इसका एब्डोमेन अगर आप देखोगे तो एब्डोमेन में ब्लैक कलर के स्पॉट है ही नहीं, बल्कि एब्डोमेन के नीचे ब्लैक कलर है। और इसका जो थोरैक्स है, जहां पे मैंने पॉइंटर डाला है, वहां पे लाल कलर है, जो पिछले वाले ड्रैगन फ्लाई में नहीं था। कोई डरने की जरूरत नहीं, ये पीपीटी आपके पास आएगी तो आप आराम से बाद में जाके ये सब ड्रैगन फ्लाइज देख सकते हो। और एक तीसरी लाल स्पीशीज, सदर्न डार्टर सिम्पेट्रम स्पीशियोसम, ये तो पूरी की पूरी लाल होती है, जैसे कि अभी अभी मैंने पेंट में से निकाला है, स्ट्रॉबेरी पेंट में से निकाला है। इसका थोरैक्स भी लाल होता है, पिछले वाले दो का थोरैक्स तो येलो था, इसका थोरैक्स भी लाल होता है, तो इसको मिस आईडी करना पॉसिबल ही नहीं, ये सिम्पेट्रम स्पीशियोसम। और एक चौथी लाल ड्रैगन फ्लाई, इसको आइडेंटिफाई करना है तो इसका थोरैक्स देखना है, इसके थोरैक्स पे धारियां ही नहीं होती। पिछले वाले तीन ड्रैगन फ्लाई धारियों वाले थे, इसके थोरैक्स पे कोई धारी नहीं होती। यह है ओरिएंटल स्कारलेट, थोड़ा सा बड़ा ड्रैगन फ्लाई, लेकिन बहुत कॉमन, पूरे इंडिया में मिलता है। पिछले तीन सिर्फ हिमालय के थे, ये पूरे इंडिया का है। तो ये थे हिमालय के कुछ कॉमन ड्रैगन फ्लाइज। मैंने कहा था कि हिमालय में आसपास लगभग 250 ड्रैगन फ्लाइज है। 1 घंटे में ये सारे ड्रैगन फ्लाइज कवर करना तो इम्पॉसिबल है, और आपको भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, तो कुछ गिने चुने ड्रैगन फ्लाइज मैंने आपको दिखाए थे। यूजफुल रिसोर्सेस में मैं रिकमेंड करूंगा, जो सबसे पहला नाम है ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमसेल फ्लाइज ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया बाय धीरेन्द्र सिंह। बहुत ही अच्छा बुक है। धीरेन्द्र सिंह हमारे दोस्त भी है, आगरा से हैं, और उन्होंने कुछ महीने, कुछ साल पहले ये बुक पब्लिश की थी। हिमालय के और वेस्टर्न इंडिया के ड्रैगन फ्लाइज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी इसमें दी है, इलस्ट्रेशंस भी है, आईडी कीज भी है, तो जरूर आप ये लीजिएगा। दूसरा एक बुक है नाजनीन सिद्दीकी मैम से, उन्होंने दिल्ली के कॉमन ड्रैगन फ्लाइज के ऊपर बुक लिखा है, वो भी आप बुक कॉमन ड्रैगन फ्लाइज के आईडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा बुक है एटलस ओडोनिटा ऑफ वेस्टर्न घाट्स इंडिया, जो लोग वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स के फौना पे इंटरेस्टेड है, वो ये बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा बुक है ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमसेल फ्लाइज ऑफ केरला बाय किरण एंड डेविड राजू। ये बुक एक्चुअली इंग्लिश में नहीं है, ये मलयालम में है, लेकिन इसके फोटोज के हिसाब से आप बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओडोनेटा ऑफ इंडिया वेबसाइट, जिसका मैं एडिटर हूँ, अभी भारत की सबसे बड़ी सिटीजन साइंस वेबसाइट फॉर ओडोनेट्स, जहाँ पे लगभग 200 स्पीशीज के फोटो डॉक्यूमेंटेशंस है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी उसका अपडेटेशन चालू है फॉर आईडी कीज, तो कुछ महीनों बाद आपको ये फुल प्लेज वेबसाइट दिखेगी। इसका ऐप भी आ रहा है, संजय सर भी इस सारे प्रोजेक्ट में शामिल है। ड्रैगन फ्लाई साउथ एशिया फेसबुक ग्रुप, अगर आप फेसबुक पे हैं तो ये ग्रुप को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये ग्रुप पे आप ड्रैगन फ्लाइज के फोटो खींच के आईडी के लिए डाल सकते हैं, और कोई ना कोई एक्सपर्ट आपको आईडी देगा, और आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो वो भी सॉल्व किए जाएंगे। फिर जो लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हैं, उनके लिए थाई ओडोनेटा ब्लॉग बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया और थाईलैंड के ड्रैगन फ्लाई स्पीशीज में ज्यादा फर्क नहीं है, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए थाई ओडोनेटा ब्लॉग यूज कर सकते हैं। उत्तराखंड हिमाचल के लोगों के लिए नेपाल ओडोनेटा ब्लॉग भी रेफरेंस मटेरियल के लिए बहुत अच्छा है, तो आप उत्तराखंड हिमाचल के लिए ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिसको पूरा ड्रैगन फ्लाई डैमसेल फ्लाई में एकेडमिक स्टडी करना है, तो उनको फॉना ब्रिटिश इंडिया 3 वॉल्यूम्स एफ सी फ्रेजर, जो 1933, 34, 36 में लिखे गए थे, वो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पढ़ेंगे तो ही ड्रैगन फ्लाई डैमसेल फ्लाई में आपको और जानकारी मिलेगी। इसके अलावा भी आपको अगर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो ये मेरा ईमेल आईडी है, यू कैन ऑलवेज ईमेल मी। एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। आप, मुझे आशा है कि आपको कुछ नया सीखने को भी मिला रहेगा, या फिर कुछ नया अच्छा देखने को भी मिला रहेगा। तो एक्नॉलेजमेंट्स में प्रतीक्षा नहीं फॉर माई technical help in the presentation, and all these people for the valuable photographs of this presentation. So thank you so much everyone. धन्यवाद और प्रणाम। Wow, Datta, thanks. That was really nice. And I think visually probably मैंने इतना इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन शायद नहीं देखा है। आई डोंट नो किसने उस पे ग्रीन लाइंस डाले थे, बट सॉरी अबाउट दैट, बट अदरवाइज बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन था। एंड आई एटलीस्ट आई एंजॉयड इट लॉट्स, बहुत सारी नई चीजें सीखी। थैंक यू। और प्रतीक्षा को भी थैंक यू बोलना है, इफ शी हेल्प्ड इन द विजुअल्स, क्योंकि बहुत ही विजुअली अट्रैक्टिव था। यस यस, शी हेल्प्ड अ हाँ लॉट। या हाँ।
और अभी मैं चैट बॉक्स में थैंक अगर यू लोगों के दत्ता पास सर, क्वेश्चन केसर सिंह देओल सरी से। अरे केशव भाई, थैंक यू सो मच। बहुत सारे फोटो केशव भाई और हमने एक साथ खींचे, तो उनको बहुत ही बड़ा थैंक यू है। उन्होंने ही बहुत सारी चीजें दिखाई थी, तो थैंक यू सो मच जय सर, हिंद थैंक सर। यू। साथ जय में हिंद मैं सर। भी हूँ दत्ता जी। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू फॉर ऑल द हेल्प। डेफिनेटली जल्दी मिलेंगे। तो बिल्कुल सर, मैं वेलकम। चैट बॉक्स में जाके क्वेश्चंस पूछते रहता हूँ। यस। तो नीरा रावत ने पूछा है, आर फोरविंग एंड हाइंड ऑफ ड्रैगन फ्लाई अनइक्वल अपॉन मेजरिंग एंड इक्वल इन डैमसेल फ्लाइज? आई थिंक ये ऑलरेडी आपने आंसर कर दिया है, Yes, बट यू yes, yes. कैन या Actually, yes, definitely. Are the four wings and having a like yes. Measuring wise, they are also slightly different, but the shape is drastically different. If you can see in the slides, they are very different. अगर आप four wing देखोगे तो four wing is very small, and the hind wing of the dragonflies they have a different structure called tornus, जहाँ पे कॉर्नर जैसा या फिर एक नुकीला चीज होती है। तो वो चीज डैमसेल फ्लाई में नहीं होती। और डैमसेल फ्लाई का जो विंग स्टार्ट होता है वो एकदम पतला होता है और फिर बाद में जाके एक्सपैंड होता है। वो चीज ड्रैगन फ्लाई में नहीं होती। ड्रैगन फ्लाई में जहाँ पे विंग अटैच होता है वहां पे थोड़ा सा नैरो पार्ट और एकदम झट से बड़ा विंग, लेकिन डैमसेल फ्लाई में वो चीज नहीं होती। डैमसेल फ्लाई में सेम टू सेम विंग्स। ओके। देन डज द गार्डिंग पैटर्न डिफर फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज? यस डेफिनेटली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डैमसेल फ्लाईज में जो डैमसेल फ्लाई होती है वो गार्डिंग करते समय बहुत ही नजदीक जाके बैठती हैं, क्योंकि डैमसेल फ्लाई की फ्लाइट वीक होती है। लेकिन लेकिन अगर ड्रैगन फ्लाई की बात की जाए तो ड्रैगन फ्लाईज झाड़ के ऊपर बैठ के भी गार्डिंग कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसे होता है कि वो पेयर ही एक वेटलैंड के आसपास होता है और फीमेल इज लेइंग एग्स। तो मेल क्या करता है कि झाड़ के ऊपर जाके बैठता है, आराम से देखता रहता है। दूसरा कोई मेल आता है तो झट से उड़ के जाके उसको हटा देता है। और ऐसे नॉन कॉन्टैक्ट गार्डिंग करता है। कॉन्टैक्ट गार्डिंग करते वक्त कुछ कुछ स्पीशीज जैसे कि वॉन्डरिंग ग्लाइडर फीमेल को ग्राउंड के ऊपर स्टेबल होने देते ही नहीं है। वो मेल फीमेल को लेके हमेशा कंटिन्यूअसली इधर उधर उड़ता रहता है और फीमेल झट 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 अंडे देते रहती है। लेकिन कुछ कुछ कॉन्टैक्ट गार्डिंग में ज्यादातर डैमसेल फ्लाइज में मेल फीमेल को पानी के अंदर पुश करता है। तो फीमेल पानी के अंदर जाती है और फिर पूरा पानी में सबमर्ज होके अंडे देती है और थोड़ा टाइम वो अपना सांस भी रोक के रख सकती है। और फिर अंडे देने के बाद वापस से ऊपर आती है और फिर मेल उसको लेके दूसरी जगह जाता है। फिर वहीं पे वही होता है, फीमेल पूरा पानी में सबमर्ज होती है, अंडे देती है और फिर ऊपर आती है। तो यस, द पैटर्न डिफर्स फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज डेफिनेटली। तो आई हैव आल्सो सीन सम स्पीशीज जो जाके मेल फीमेल के ऊपर होवर भी करता है प्रोटेक्शन के लिए। यस 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 यस। आई मीन एक तो बैठना है और एक तो ऑफ कोर्स अटैच, पर वो कई बार होवर भी जाके करते हैं। हाँ, वो भी तो नॉन कॉन्टैक्ट गार्डिंग में ही आएगा, क्योंकि हाँ। एक्चुअली उनका कॉन्टैक्ट नहीं होता। तो वो हम्म। नॉन कॉन्टैक्ट गार्डिंग का ही एक टाइप आता है। ठीक। संगीता पूछ रही है, डू ड्रैगन फ्लाइज लिव इन कंटामिनेटेड वाटर लाइक डिच ज्यूल, व्हाट डज इट इंडिकेट? बेसिकली कंटामिनेशन का डेफिनेशन यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना होगा। कंटामिनेटेड विथ केमिकल्स इज डेफिनेटली नॉट सुटेबल फॉर ड्रैगन्स एंड डैमसेल्स, बट कंटामिनेटेड विथ ऑर्गेनिक वेस्ट सम ड्रैगन फ्लाई डेफिनेटली कैन ब्रीड इनटू, जैसे कि डिच ज्वेल या फिर ट्विस्टर, जेथोलेमिस तिलार्गा करके जो है, जो ट्विस्टर मैंने बोला था वो ऐसे कंटामिनेटेड वाटर में भी एग ले करते हैं और वहां पे वो पनपते भी है। मैंने मुंबई के गटरों में भी देखा है कि वॉन्डरिंग ग्लाइडर जब उनका माइग्रेशन होता है तो गटर में भी अंडे देते हैं। ट्रेन ट्रैक के आजू बाजू जो गटर होते हैं उनमें भी अंडे देते हैं। जो लोगों ने मुंबई विजिट किया रहेगा उनको पता रहेगा। तो हाँ, कुछ कुछ ड्रैगन फ्लाइज ने अभी अडेप्ट किया है और सबसे आगे वाला उसका नाम है वॉन्डरिंग ग्लाइडर, क्योंकि माइग्रेट करते हैं और सब जगह पे अंडे देके फिरते हैं। तो संगीता ने फिर से पूछा है कि लाइफ स्पैन ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, डैमसेल फ्लाइज, लाइफ स्पैन ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, डैमसेल फ्लाइज। या लाइफ स्पैन ऑफ ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमसेल फ्लाइज डिपेंड्स। इट डिपेंड्स फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू फ्यू ईयर्स। फ्यू मंथ्स इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो वॉन्डरिंग ग्लाइडर है उसका स्टार्टिंग फ्रॉम द एग to the adult stage, it is probably around 4 to 5 months. Some damsel flies have the lifespan of maybe 2 or 3 months only because they are very small and they die easily. But
the rare one, Himalayan relict, Epiophlebia laidlavi, it has a larval stage of around 5 to 6 years or sometimes 10 years as well. So हिमालय में जो relict dragonfly के बहुत कम रिकॉर्ड है, उसका रीजन ही वही है, क्योंकि उसका जो लार्वल स्टेज है, लार्वल स्टेज कुछ सालों तक चलता है। तो कुछ सालों तक वो जमीन के अंदर ही गड़ा हुआ रहता है, और फिर जब वो इमर्ज होगा, इमर्ज होने के बाद कब इमर्ज होता है किसी को पता नहीं, किसी को वो मिला ही नहीं, इसके लिए स्टडी ही नहीं किया। तो ओवरऑल लाइफ स्पैन इज मे बी इन ईयर्स, but the usual lifespan, average lifespan is maybe 4 to 5, 4 to 6 months, उससे ज्यादा नहीं। like most other Sir, insects. Yeah. yes, Sir, can I ask a question? sure, So I have a couple of questions actually. okay, I'm from Gujarat. So yeah, यहाँ पे जैसे ही winter start होता है, it हाँ becomes very difficult to spot odonates. हाँ Maybe because of lower temperature, or I have no idea actually. So we are talking about Himalayan odonates, right? तो yes, वहाँ yes. पे throughout the year generally low temperature रहता है. तो as cold-blooded animals, how do they survive? लो टेम्परेचर की डेफिनेशन हमें यहाँ पे करनी होगी, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड स्पीशीज जैसे कि गंगोत्री में अगर देखा जाए, तो गंगोत्री का फौना कम्प्लीटली अलग होता है। गंगोत्री में मेरे ख्याल से सिर्फ 15 या 20 ही स्पीशीज होंगी, और वो सिर्फ हाई एल्टीट्यूड पे ही मिलती है। जब गंगोत्री का समर सीजन चालू होता है, विंटर खत्म होके, तो ये स्पीशीज दिखने लगते हैं। और एक इंटरेस्टिंग डैमसेल फ्लाई है, साइबेरियन विंटर डैमसेल, सिम्पेक्मा पेडिस का, कश्मीर में दिखती है ज्यादातर, और शायद उत्तराखंड के एकदम हाई अल्टीट्यूड हिमालयन रीजन में भी होगी, अभी तक किसी ने शायद दिखा नहीं है, लेकिन कश्मीर में जरूर है। तो ये जो डैमसेल है, साइबेरियन विंटर डैमसेल, ये विंटर में ही इमर्ज होती है, विंटर जैसे स्टार्ट होगा उससे पहले, और फिर अभी उसका इमर्जिंग टाइम है, और जैसे विंटर आएगा, विंटर में जैसे बर्फ गिरना चालू होता है, वो हाइबरनेशन में जाती है, पूरा हाइबरनेट होती है, पूरा जम जाती है। एंड देन जैसे ही बर्फ पिघलेगा अराउंड फरवरी मार्च, देन वो फिर बाद में फिर एक्टिव हो जाती है, और मे बी कुछ 15 दिन या 1 महीना जिंदा रहती है, और फिर मर जाती है, और फिर नेक्स्ट साइकिल चालू होता है नेक्स्ट विंटर के पहले। तो yes, you are right, they are cold blooded animal, but they have, some species have adapted with the temperature, and they are still surviving with all these low temperature areas, but they have the different mechanism of maintaining their body temperature, and most of the times they don't fly much. They try to sit in the sunny parts of the particular area, and that's how they probably maintain their temperature. बट यस, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, इसका मतलब ये नहीं कि इनको हमेशा 35 डिग्री या 40 डिग्री का ही टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि दैट इज द टेम्परेचर ऑफ सेंट्रल इंडिया इन द समर सीजन। बट अगर इतना भी टेम्परेचर रहेगा, तो उनको टेम्परेचर कम करके समवेयर अराउंड 20 या 25 डिग्री तक उनको लाना होता है। तो उसके भी अलग अलग मैकेनिज्म है, वो बिहेवियर ऑफ ड्रैगन फ्लाइज में कवर किया जा सकता है। बट यस, हिमालय का फौना इज अडेप्टेड फॉर द लो टेम्परेचर्स। Thanks for that, Datta. More questions from Tokir. यस, ओडोनेट्स के पंखों पे टेरोस्टिग्मा क्या है और उसका क्या काम है? ओके, सो टेरोस्टिग्मा का सिंपल मीनिंग होता है विंग स्पॉट। बाकी जो पूरा विंग होता है, विंग इज कंप्लीटली कार्टिलेजिनस ट्रांसपेरेंट, बेसिकली वो एक प्रकार का कार्टिलेज ही है, प्रोटीन्स होते हैं उसमें। और जो वेन्स होती है, वेन्स एक्चुअली उनका जो एंडोलिम्फ होता है, जैसे हमारे अंदर शरीर के अंदर ब्लड होता है, उनके अंदर एंडोलिम्फ होता है, व्हाइट कलर का कलरलेस फ्लूइड होता है, सॉरी नॉट व्हाइट कलर, कलरलेस फ्लूइड होता है, समथिंग येलोइश ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। वो फ्लूइड पूरे विंग तक लेके जाने के लिए वेन्स होती है। तो सिर्फ कार्टिलेज और ये वेन से विंग को, मतलब पंखों को वजन नहीं मिलता। तो पंखों को अगर वजन ही ना मिले, तो तेज हवा आएगी, ड्रैगन फ्लाई खुद की फ्लाइट कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो ये जो टेरोस्टिग्मा है, फ्लाइट बैलेंस में काम करती है, तो टेरोस्टिग्मा से विंग को थोड़ा सा वजन मिलता है, और वो वजन मिलेगा तो ड्रैगन फ्लाई के विंग अच्छे से कंट्रोल होते हैं बड़ी तेज हवा में। तो जब भी कभी थंडरस्टॉर्म आते हैं, या फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशंस होते हैं, या फिर लोकलाइज्ड स्टॉर्म्स होते हैं, तो वो स्टॉर्म में भी ड्रैगन फ्लाई को उड़ते रहने के लिए ये टेरोस्टिग्मा मदद करता है। क्योंकि रेनी सीजन में अगर देखेंगे, ज्यादातर वेस्टर्न घाट और सेंट्रल इंडिया में बहुत तेज तेज हवाएं चलती है, और 4 महीने तेज हवा अगर चलेगी, तो ये ड्रैगन फ्लाई शिकार नहीं कर पाएंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उनके विंग ऐसे कंट्रोल करने के लिए ये टेरोस्टिग्मा काम करती है। ओके, हिज नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि दिन में कितनी बार खाता है या कितना खाता है?
कितना खाता है, इसका एक्चुअल आंसर ग्राम्स में ही होगा, बहुत कम ग्राम्स रहेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी स्पीशीज वाइज बदलती है। कुछ कुछ डैमसेल फ्लाइज जो है वो वोरेशियस प्रेडेटर्स है, लाइक 5-5 मिनट में अगर आप देखेंगे तो 5-5 मिनट में कुछ ना कुछ खाते रहेंगी। डार्ट्स, जो पर्टिकुलर डार्ट्स है वो ऐसा करती है, 5-5 मिनट में एक जाके मस्किटो पकड़ा, या जहाँ पे कुछ मॉथ्स पकड़े, या फिर छोटे छोटे फ्लाइज पकड़े। बड़े ड्रैगन फ्लाइज जो है, बड़े ड्रैगन फ्लाइज जैसे कि जो ब्लू एम्परर मैंने दिखाया था, वो कंटिन्यूस होवर करते रहता है, और एक बात में अगर किसी बटरफ्लाई को पकड़ लिया, या उनको उनको एक्चुअली बड़ी बड़ी चीजें चाहिए होती है। कभी कभी क्रेन फ्लाइज को पकड़ा जाता है, कभी कभी हॉर्नेट वैस्प को भी पकड़ा जाता है, और फिर ऐसे बड़े अगर भक्षों को पकड़ा तो शायद 2-3 घंटे कुछ नहीं, उसके बाद वापस फिर प्रेडेशन चालू। तो डिपेंडिंग ऑन द ओडोनिट साइज, डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज, बट मोस्टली डेफिनेटली लेस देन, बहुत बहुत कम कम ग्राम्स में खाते हैं। एक्चुअली इसके ऊपर स्टडी थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कैप्टिविटी में ड्रैगन फ्लाई का प्रेडेशन देखने का कोशिश किया था, लेकिन फिर जैसे ही उनको कैप्टिव किया जाता है, ड्रैगन फ्लाइज हैव सम इफेक्ट ऑन देयर मोटिलिटी, एंड दे समटाइम्स just sit quiet because of the threat of life, and they usually don't eat much. So जो रिजल्ट्स आते हैं वो थोड़ा सा अंडर एस्टिमेटेड रिजल्ट आते हैं, और वाइल्ड में आप इसको देख नहीं सकते, क्योंकि यू डोंट नो where the damselfly can go. In Himalaya it is very difficult because sometimes a dragonfly is there on one mountain, and suddenly आपने अगर उसको डिस्टर्ब किया तो ये पूरा वैली क्रॉस करके दूसरे माउंटेन में चला गया, तो हाउ विल यू नो दैट कि दूसरे माउंटेन में जाके वो क्या कर रहा है वैली क्रॉस करके? तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू say the exact amount, but it is definitely some grams. Now that you have mentioned कि it flies from one mountain to another mountain, damsel flies and migration. हम्म क्या do क्या all the ऑर्डर dams? माइग्रेशन कर रहे हैं? I know हाँ, some migrate. Do all of them migrate? Why do they migrate? क्या कहानियां हैं इनके पीछे? माइग्रेशन दो टाइप के होते हैं। एक तो लोकल माइग्रेशन, मतलब जैसे कि समझो आप देहरादून डिस्ट्रिक्ट से मसूरी डिस्ट्रिक्ट, या मसूरी डिस्ट्रिक्ट से फिर देहरादून डिस्ट्रिक्ट, दिस इज लोकल माइग्रेशन। दिस लोकल माइग्रेशन हैपेंस बिकॉज टेम्परेचर चेंज। जैसे ही मसूरी में बहुत ज्यादा ठंडी लगना चालू हो गया, कुछ कुछ कॉमन ड्रैगन डैमसेल फ्लाइज नीचे आके देहरादून में बस जाएंगी। सेम थिंग होता है वेस्टर्न घाट्स में, जैसे ही विंटर चालू होता है वेस्टर्न घाट के ऊपर, महाबलेश्वर, आम्बोली, कुर्ग में ठंडी पड़ेगी, डैमसेल फ्लाइज धीरे धीरे नीचे आके कोस्टल रीजन में, कोंकण में आके बस जाती है। तो दिस इज लोकल माइग्रेशन, बट नॉट ऑल स्पीशीज डू। देयर आर सम बिग माइग्रेशंस एज वेल। उसमें से बहुत ही बड़ा माइग्रेशन होता है वॉन्डरिंग ग्लाइडर का, जो इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम चाइना, यूनान, टू गोइंग टू ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। दिस इज द इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन ऑफ वॉन्डरिंग ग्लाइडर विच इज नोन टू ह्यूमंस, रिसर्चर्स को पता है। दूसरा एक माइग्रेशन होता है, मैंने बीच में एक फोटो भी दिखाया, फोर स्पॉटेड चेजर का। यूरोपियन स्पीशीज है, लेकिन जैसे यूरोप में ठंडी पड़ती है, थोड़ा थोड़ा नीचे साउथ साउथ इंडिया में आना चालू हो जाता है कभी कभी, और कश्मीर तक कभी कभी दिखता भी है। तो दिस इज नोन टू हैव सम माइग्रेटरी थिंग्स, बट नॉट वेरी डिस्टेंट माइग्रेशन लाइक वॉन्डरिंग ग्लाइडर। सो एंड सम सिम्पेट्रम स्पीशीज एज वेल, जो लाल कलर के मैंने ड्रैगन फ्लाइज दिखाए थे, वो लोकली माइग्रेट करते हैं, लाइक मे बी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, दैट्स इट। जो ये अमूर फाल्कन का माइग्रेशन होता है, that is हाँ, supposed to follow a dragonfly migration. yes, So yes, it's what? supposed to follow Pantala migration. अच्छा, it follows the Pantala migration. Yeah. Very nice. अच्छा, one last question from Tokir. Owl flies और और dragonflies को कैसे separate करते हैं? इनकी मेटिंग पोजीशन को क्या कहते हैं, ये भी है शायद क्वेश्चन 4 नंबर का। हाँ, इनकी मेटिंग पोजीशन को व्हील बोलते हैं, व्हील पोजीशन। समटाइम्स दैट इज टैंडम रिंग पोजीशन, व्हील पोजीशन भी बोलते हैं। कॉमन कॉमन लोग व्हील ऑफ लव भी बोलते हैं, बट टैंडम रिंग पोजीशन इज द मोर साइंटिफिक वर्ड। इनका एज मैंने बता दिया। आउल फ्लाइज से भी इनको कंफ्यूज करते हैं, या आउल फ्लाइज टैक्सोनॉमी में करीब है, एक्चुअली जेनेटिकली भी दे आर वेरी सिमिलर, बट आउल फ्लाइज के एंटेना होते हैं, एंटेना, हाँ। और ड्रैगन फ्लाइज के एंटेना होते हैं, लेकिन बहुत ही छोटे, माइक्रोस्कोप में भी आपको, सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिखेंगे आपको। सो व्हेन यू हैव माय पीपीटी, you will just see the photos of face of the front face of the dragon and damsel, and you will get to see the small antenna of the dragons and damsels. Yeah, so many people have been asking for the PPT, so will you be able to share it? Yes, definitely. So, Do you have the PPT in English? Not this one, but I will try to make it in English. Uh,
or else maybe, yeah, I will try to make it in English because the requirement of this particular presentation was Hindi, so I made it in Hindi. But yes, some terms are in English as well, but I will try to make it in English. Yeah. So we'll put in, and before we end the call, we'll put in an email ID. तो जिसको अगर PPT चाहिए, you send either, or you can either send us or you can send Datta an email, or you send it to us and we'll send it out rather than it'll be Yeah, less. that's better. That's better. I'll send the PPT to you. हाँ, And तो आप हम लोगों को email भेज देना and we will compile it and then we'll send it. yes, yes. Recording का I've already put the link. How many species in Uttar Pradesh? I don't know whether that's an easy question. Yeah, Sanam Azhar is asking about that. उत्तर प्रदेश का frankly speaking we really don't know, क्योंकि उत्तर प्रदेश का फौना किसी ने अभी तक स्टडी किया ही नहीं है. बहुत पहले उत्तर प्रदेश से कुछ नए स्पीशीज का डिस्क्रिप्शन हुआ था, मे बी 1984 or 1986. Some Zoological Survey India scientist has discovered 2 species of dragonflies from Uttar Pradesh, but after that we really don't know कि कितने और स्पीशीज है वहां पे. और मेरा मानना यह है कि जितना उत्तराखंड में मिलता है शायद उसके आसपास ही उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा, क्योंकि आपका जो नॉर्थ बॉर्डर है वो हिमालयन फुटहिल्स से बहुत मैच करता है. सो नेपाल का जो फुटहिल्स है उसके साथ मैच करता है, तो जैसे कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एंड ऑल. तो शायद आपके यहाँ पे 120 150 के आसपास स्पीशीज तो डेफिनेटली मिलेंगे. और अगर पूरा उत्तर प्रदेश सर्च किया जाए तो लोकल चीजें भी सेंट्रल इंडिया की भी मिल सकती है. धीरेन्द्र सिंह के बुक में आपको इसके ऊपर ज्यादा जानकारी मिलेगी, क्योंकि बिकॉज ही हैज स्टडीड मोस्ट ऑफ द लोकेशंस एक्सटेंसिवली. ही इज बेसिकली फ्रॉम आगरा, so he knows the area much better, so you can get the more details about the species in Uttar Pradesh. But yes, definitely around 150 you will be having in Uttar Pradesh. Some odonates have defects near the tips, tilted slightly. What causes this, or any idea about this? Defects at the tip as in the curvature or the bending or the break in the abdomen or something like that. तो डिफेक्ट अगर आप एनाटॉमिकली बोले या शारीरिक रचना में अगर डिफेक्ट बोले तो दैट डिफेक्ट कैन बी एनीथिंग. दैट डिफेक्ट कैन बी ड्यू टू इंजरी. अगर कोई पंछी उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है और वो ड्रैगन फ्लाई पंछी नहीं पकड़ पाया, वो ड्रैगन फ्लाई छूट गया, बस उसका टेल पिचक गया, तो हाँ हो सकता है डिफेक्ट, उसका एब्डोमेन बेंड हो सकता है इंजरी की वजह से, या फिर अगर व्हीकल ने हिट किया, क्योंकि बहुत सारे ड्रैगन फ्लाई उड़ते रहते हैं और हम स्पीड में रहते हैं तो हमने हिट कर दिया, तो वो भी इंजरी हो सकता है. कभी कभी वो खुद किसी चीज पे टकरा जाते हैं, जैसे कि पेड़ से टकरा जाता है या फिर किसी दूसरे ड्रैगन फ्लाई से टकरा जाता है, कभी कुछ भी हो सकता है, तो उससे भी इंजरी हो सकता है. कभी कभी जब वो एक्सुविया से बाहर निकलते हैं तो वो प्रोसेस में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो वो भी डिफेक्ट हो सकता है. तो उनका जो एब्डोमेन स्ट्रेट होना चाहिए वो बेंड होता है, किसी जगह पे मुड़ा रहता है. उनके विंग्स भी कभी कभी क्रम्पल्ड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फॉल्टी इमर्जेंस. जेनेटिक डिफेक्ट्स पे अभी किसी ने स्टडी नहीं किया है, एटलीस्ट इन इंडिया, so I can't tell much about genetic defects. And sometimes we can see some small black ball-like things under the abdomen. So these are the parasites. So वो defect नहीं है, वो उनका infection है. तो ये से water mites usually dragonfly और damselfly के abdomen के नीचे या कभी कभी thorax पे भी चिपक के बैठे हैं. तो किसी ने अगर फोटो लिया रहेगा तो कुछ कुछ ब्लैक कलर की चीजें दिखती है. वो अंडे नहीं होते, अंडे ट्रांसपेरेंट होते हैं यूजुअली येलोइश कलर के. तो ये जो ब्लैक कलर का है वो पैरासाइट्स है, वाटर माइट्स होते हैं. So these are some defects or diseases we can tell about dragonflies and damselflies. So I think some people have asked कि ये recording कहाँ पे होगा? We've sent the link. हाँ. So I think it'll take a few days, Rejuta, right? हम उसके बाद हम we'll post the message on various groups as well कि हमने इस series पे डाल दिया है. So I think I see no more questions. तो unless लोगों के पास और कुछ question है. I think how to find the species on the basis of only photos. अच्छा, ऐसा okay. मुझे दिख रहा है. अच्छा. Okay, so for ID the species, we need at least 2 views of the dragonfly and damselfly. एक तो ऊपर से लेना है, जैसे कि उसका पूरा विंग पैटर्न दिखे और उसका एब्डोमेन दिखे ऊपर से, और एक साइड से लेना है. तो साइड से क्यों लेना है कि मेल या फीमेल हमें आइडेंटिफाई करना पड़े, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि सेकेंडरी जेनिटलिया सिर्फ साइड व्यू से ही दिखता है, ऊपर के व्यू से नहीं दिखता. तो एटलीस्ट ये 2 व्यूज चाहिए, और उसका कॉर्डल अपेंडेज और उसके मार्किंग्स और सेकेंडरी जेनिटलिया, इसके बेसिस पे हम लोग आईडी कर सकते हैं. तो जिसके पास अच्छा कैमरा है और अच्छा ब्लर फोटो नहीं आ सकता, क्योंकि कभी कभी ब्लर फोटो आता है तो ब्लर फोटो से हम ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट yes, with the photos we can ID most of the species.
सर्टन स्पीशीज के लिए हमें स्पेसिमेन कैच करके उसका डिसेक्शन भी और उसके कॉर्डल अपेंडेजेस के माइक्रोस्कोपिक फोटोज लेने पड़ते हैं, तो दैट इज द ओनली वे टू आइडेंटिफाई दो स्पीशीज। आई थिंक एक और क्वेश्चन इज, डू दे हैव अ स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन? Yes, they do have specific breeding season. बहुत सारे जो ब्लैक येलो कलर के गॉम्फिड्स होते हैं, क्लपटेल्स होते हैं, उनका ब्रीडिंग सीजन एक तो अर्ली मॉनसून होता है, उसके बाद फिर वो इमर्ज होते हैं, फिर चले जाते हैं, पूरा साल नहीं दिखते। फिर उनका जो नेक्स्ट जनरेशन होता है वो मॉनसून से पहले बाहर आता है, इमर्ज होता है, और फिर उनका ब्रीडिंग सीजन मॉनसून के अर्ली मॉनसून में चालू होता है। मोस्ट ऑफ द डैमसेल का जो एंडेमिक डैमसेल है उनके ब्रीडिंग वेस्टर्न घाट में, उनका ब्रीडिंग सीजन मानसून होता है, मानसून के बाद उनका ब्रीडिंग सीजन खत्म, क्योंकि पानी ही खत्म। जैसे कुछ कुछ एरिया है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश या फिर कुछ नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो वहाँ पे ब्रीडिंग सीजन फ्लक्चुएट होता है। जैसे बारिश ज्यादा गिरेगी, ब्रीडिंग सीजन उतना आगे जाएगा, बारिश कम रहेगी, ब्रीडिंग सीजन उतना ही आगे जाएगा, क्योंकि अगेन ज्यादा बारिश ज्यादा पानी तो ब्रीड नहीं कर पाएंगे, और ज्यादा कम बारिश कम पानी तो भी ब्रीड नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये सब चीजें देख के ब्रीडिंग सीजन थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, बट यूजुअली इट्स अर्ली मानसून टू मिड मानसून। उसके बाद बहुत सारे, मतलब लगभग 90% स्पीशीज का ब्रीडिंग सीजन तब तक खत्म हो जाता Which is more common, dragonflies or damselflies? है। बोथ आर इक्वली Both कॉमन। are equally same number of species, roughly ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ 50 स्पीशीज, 50, बोथ आर हाँ। इक्वली कॉमन। फिर क्या क्वेश्चन है? ओके, जैसे कि आपने बताया डैमसेल फ्लाई के विंग बॉडी से छोटे होते हैं, बट ब्लू स्पॉटेड विस्प में बॉडी छोटा है विंग से। नहीं 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 नहीं, ब्लू स्पॉटेड विस्प में बॉडी बड़ा है, मतलब बॉडी लंबा है, विंग्स बॉडी से शॉर्ट है। एक ही डैमसेल फ्लाई है जो जूल करके डैमसेल है, वो एक्सेप्शन है कि उसके विंग्स बॉडी को क्रॉस करके आगे जाते हैं। सो देर आर एक्सेप्शंस, because science is all of exceptions, so there are some exceptions, but this is the primary basic ID key to differentiate. हाँ, अगर आपको कंफर्म ही करना है तो आपको जेनेटिलिया डिसेक्शन करना पड़ेगा और जेनेटिक्स करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल ट्राई टू relocate the damsel dragon in the different respective families. ड्रैगन फ्लाई डैमसेल फ्लाई कितना लंबा माइग्रेशन करते हैं? सो द नोन लॉन्गेस्ट माइग्रेशन इज इंटरकॉन्टिनेंटल फ्रॉम इंडिया टू ईस्ट अफ्रीका। एक्सुविया स्टेज में फीडिंग करते हैं क्या? नहीं, एक्सुविया स्टेज में फीडिंग नहीं होता। एक्सुविया इज वेरी शॉर्ट स्टेज, लार्वल स्टेज में बहुत बहुत फीडिंग होता है, और एक्सुविया स्टेज में बस इमर्जेंस होता है। देन Sangeeta has her hand raised. या Yeah, you can, Sangeeta, you can ask. Yes, sir. Sir, so usually what I understand is that ये dragonflies जो है वो fresh water में ही रहते हैं. So ये जो contaminated water में ये कुछ adaptation है, mutation है, what is it and what does it indicate? Because I was under the impression that अगर dragonfly है तो that means the water quality is good over in this particular region. और yeah. I think I have spoken about that. The contamination definition is very subjective. If the contamination is due to only sewage water or organic waste, then such water is sometimes suitable for some particular species like Brachythymis contaminata और Tholemis tilarga. इनका ये मोस्टली एडेप्टेशन बोल सकते हैं, क्योंकि इनके म्यूटेशन के लिए इनका होल जीनोम सीक्वेंस ही पता नहीं है। अभी वी आर इन द स्टेज ऑफ ऑर्गेनेटोलॉजी की हम लोग सिर्फ एक या दो जीन पे ही काम किए हैं, वो भी एक माइटोकॉन्ड्रियल जीन और एक न्यूक्लियर जीन। बाकी जीनोम सीक्वेंस हमें बहुत सारे इंडियन स्पीशीज का पता ही नहीं है, तो जीनोम सीक्वेंस ही पता नहीं है तो वी कांट से एनीथिंग अबाउट म्यूटेशन। जैसे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पूरे ह्यूमन का जीन हमने डिकोड किया था, और स्लाइटेस्ट ऑफ म्यूटेशन वी कैन आइडेंटिफाई, बट वी कांट डू दैट फॉर ड्रैगन फ्लाइज। इट्स अ वेरी टीडियस जॉब एंड इट्स अ वेरी कॉस्टली जॉब एज वेल, क्योंकि एक जीन सीक्वेंस करने के लिए, सिर्फ एक जीन, हमें अराउंड 3000 to 5000 रुपीज स्पेंड करने पड़ते हैं। उसके बाद फिर हम पता करेंगे कि हाँ कि भाई ये जीन और इसका सीक्वेंस है। तो एक स्पीशीज के एक इंडिविजुअल से ये नहीं होगा, उसके लिए हमें एटलीस्ट 10-10 मेल और 10-10 फीमेल का करना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ा कॉस्टली प्रोजेक्ट हो जाता है, तो अभी तक ये किसी ने किया नहीं है। But it's a very good PhD topic that somebody, if want to do PhDs on such topics, then they are really welcome on such topics.
But yes, we are slowly going to this stage that we are changing our taxonomy from morphological characters to genetic characters. एडाप्टेशन यस डेफिनेटली एडाप्टेशन तो है ही, क्योंकि कंटामिनेटेड सुएज कंटामिनेटेड वाटर में तो बहुत सारे ओडोनेट्स मतलब कुछ कुछ स्पीशीज जो है वो डेफिनेटली ब्रीड करती है. कोस्टल रीजन में कुछ कुछ चीज ओडोनेट्स ने दो ब्रैकिश वाटर में भी ब्रीडिंग करना अडेप्ट कर लिया है, बिकॉज आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज breeding in estuarine water as well, and even inland fresh water as well. So I don't think so that is mutation, that is just the adaptation. And the larvae are basically larvae are very much robust for the pH and the salinity of the water, so that their cells are not swelling due to the hypersalinity of the water. But if the water is chemically contaminated, then definitely they can't survive. Even the eggs won't hatch at all. So eggs मर जाएंगे वैसे के वैसे. Thanks, sir. Thank you. Nice. Yeah, thanks a ton for that, Datta. We are nearing the end. 8:30 बजने वाले हैं. Almost. So Yeah. thanks so much for I think a very very nice presentation. I'm sure everyone will agree कि visually भी बहुत ही attractive था and lots of questions. So thanks for your time and thanks for everyone who's attended this. Yes, And yes. हम Thank you. लोग we will circulate the links and the PPT shortly. Yes, yes, definitely. Thank you so I much. will share the PPT on the mail, and if someone have any question, then please mail me, and we can try to sort out the questions as well. And if you haven't joined the Facebook group, please, those who have interest and want some IDs of the Himalayan odonates as well, so please join the Dragonfly South Asia group, as well as do contribute your observations for the Indian Odonata website as well. We are actively reviewing all the observations which are coming for the website for the contribution purpose, and we are publishing on the website. Time constraint की वजह से मैं website के बारे में ज़्यादा बोल नहीं पाया, because this is very introductory lecture. But yes, you can always visit the website, and you can explore, you can search freely, and you can enjoy. Thanks so much, and thank you everybody. Thank you, And sir. Thank thanks you. for attending the series. Yeah, thank you so much. Thank you. Yeah. Okay. Bye. Have a good night. Goodbye. Good night. ज़्यादा है चले चलो.